Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, the IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं एक्चुअली आपसे कई बार बोलती हूँ कि किताबें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हर पढ़ाई, हर सीख जो है हमें किताबों से नहीं मिलती। कुछ चीज़ें हमें किताबों से बाहर पढ़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें किताबों से बाहर निकल के सीखनी पड़ती हैं, क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर निकल के सीखनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें हमें लाइफ से सीखनी पड़ती हैं, हमें दोस्तों से सीखनी पड़ती हैं, एक्सपीरियंस से सीखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों से सीखनी पड़ती हैं, राइट। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो लिटरली ऐसा ही टॉपिक है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, और किताबों में अगर मिलेगा तो बुकिश नॉलेज मिलेगा। मतलब जो यूं ही आपको जस्ट राइट नॉलेज ना, जो आप किताबों में सिर्फ पढ़ लेंगे, लेकिन वो आपको किताबों से पढ़ के आप पढ़ना इज काइंड ऑफ अ बोरिंग थिंग, राइट। आपने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, आपने पढ़ी उसको याद करने के लिए, उसको समझने के लिए, लेकिन अगर आप इसको इन जनरल लाइफ में समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। टॉपिक क्या है देख पा रहे हैं? टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं लाइफ स्किल्स की, और हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन की। लाइफ स्किल्स में हम किस पर्टिकुलर लाइफ स्किल की आज बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन किसको बोलते हैं? प्रेरणा, है ना। मतलब इसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो बेसिकली क्या? प्रेरणा। आज हम बात क्यों कर रहे हैं इसकी, लाइफ स्किल्स की? दो तीन रीजंस हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम IGKO का एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम मतलब आप लोग देने वाले हैं, IGKO का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपको मालूम है कि उस एग्ज़ाम में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो एकेडमिक एजुकेशन के अलावा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है आपका लाइफ स्किल्स का पार्ट, है ना। लाइफ स्किल्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें से आपसे पूछी जाएंगी, सवाल आपसे किए जाएंगे, और आपको क्यों लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है? अगर एकेडमिक्स ही सब कुछ है, ऑल इन ऑल है, तो आपको क्यों लगता है कि लाइफ स्किल्स का पार्ट आपके एकेडमिक कैरिकुलम में रखा गया है? बिकॉज इवेंचुअली, या स्कूल में भी फॉर दैट मैटर, आपको वैल्यू एजुकेशन क्यों पढ़ाई जाती है अगर सिर्फ एकेडमिक या किताबी नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट है तो? क्योंकि बिना इसके ना, बिना लाइफ स्किल्स के आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितना भी बुकिश नॉलेज ग्रहण कर लीजिए, आप उसको एप्लीकेशन में नहीं ला पाएंगे, या अगर आप एप्लीकेशन ले आएंगे तो आप इतना इफेक्टिवली नहीं ला पाएंगे कि वो आपको लाइफ में आगे की तरफ पुश करे, राइट। सो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी अहमियत ऑब्वियसली ओलंपियाड वाले भी जानते हैं, तभी उन्होंने इसको अपने पार्ट में रखा है, अपना हिस्सा बनाया है उन्होंने एग्जाम करिकुलम का। एंड सेकंड थिंग इज़ कि जब हम मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाई करते हैं, यू ऑफ कोर्स नो दैट हम कोई फीस नहीं लेते आपसे, या हम कोई सब्सक्रिप्शन लेने को आपको नहीं बोलते, या कोई पैकेज परचेज करने को नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और होलिस्टिक एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो हर स्टूडेंट को, हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव वो कहाँ से आता है, किस बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, किस जगह पे दुनिया में रहता है, वो सबका एक बिल्कुल, जिसको आप बोलते हैं ना, बिल्कुल जन्मसिद्ध अधिकार वो है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट वी बिलीव इन। ये सोच के हम आपको पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सारे एजुकेटर्स, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप भी अपने हिस्से की मेहनत कीजिए उस चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो ये बातें हो रही हैं, अब अपन आ जाते हैं काहे पे, अपने टॉपिक पे, और अपन बात चालू करते हैं मोटिवेशन की। अब मुझे एक बात बताओ, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा से मतलब क्या समझते हो? प्रेरणा मतलब कोई क्लास में जो लड़की है उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। मोटिवेशन या प्रेरणा मतलब उसका मतलब क्या समझते हो? कोई चीज़ जो आपको पुश करती है ना, कोई चीज़ जो आपको ये बताती है, आपको प्रोपेल करती है कि भाई आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, उसको मोटिवेशन कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है ना, कि कोई चीज़, अब वो मोटिवेशन ये भी हो सकता है कि भाई आपको ये कह दिया जाए कि आप अगर कोई बहुत अच्छा काम करेंगे तो आपको उसके बदले पिज्ज़ा खाने को मिलेगा, तो ये भी एक मोटिवेशन हो सकता है। या अगर किसी को पढ़ने का शौक हो तो उस बच्चे को बोला जाए कि भाई अगर तुम ये अच्छे से करोगे, पूरा कंप्लीट कर दोगे, तो तुम्हें एक बहुत बढ़िया नैन्सी ड्रू की किताब मिलने वाली है, ये भी मोटिवेशन हो सकता है। या अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं तो पेरेंट्स का बड़ा, मतलब आप लोग के टाइम पे तो पता नहीं हमको, आप लोग की जनरेशन तो ऐसी हो गई है कि आप लोगों को नॉर्मली हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। हमारे टाइम पे क्या होता था, मेरे साथ तो नहीं हुआ फ्रैंकली, लेकिन मैं देखती थी अपने दोस्तों वगैरह के साथ, तो उनके साथ होता था कि यार तुम अगर इस बार टर्म्स में तुम्हारे अच्छे नंबर आए ना, या तुम्हारे हाफ ईयरली में अच्छे नंबर आए, या तुम्हारे फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए, तो तुम्हें साइकिल दिलाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो है, ये भी मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के मोटिवेशन जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब हर आदमी का जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना, वो बहुत अलग होता है। जो
मेरा है वो नेसेसरली मेरे साथ वाले का हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब हम एक क्लास में हो सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं, साथ में खा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, टिफ़िन खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबका अपनी लाइफ में जो ड्राइविंग फोर्स होगा ना वो अलग अलग होगा। और आप जिस क्लास में है ना, आज आप जिस क्लास में हैं, आप 9th क्लास में हैं, और ये बात मैंने शायद पहले भी आपको बताई है, या मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बात आपको बता रही हूँ, जो मुझे लगता है 8 तक हम बहुत छोटे रहते हैं, या हमको सब बड़े छोटा 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 ट्रीट करते हैं। 9th में एकदम से आपसे ये उम्मीद भी बढ़ जाती है कि अब आप थोड़ा सीनियर स्कूल में आ गए हैं, तो आप थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव कीजिए, सीनियर स्कूल के बच्चों ऐसे बिहेव कीजिए। या स्कूल में जो टीचर्स की अपेक्षा होती है आपसे वो भी यही होती है कि नाउ यू आर सीनियर ग्रेडर्स, अब आप सीनियर ग्रेड्स में आ गए हैं तो यू शुड बिहेव लाइक सीनियर ग्रेडर्स। ठीक है, घर में भी एकदम से आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार अब आप जो है आप थोड़े बड़े हो गए, अब आप बच्चे नहीं रहे, राइट। अब हालांकि पेरेंट्स का थोड़ा सा फंडा इसमें का ये रहता है कि मैं भी एक पेरेंट हूँ तो मैं इस तौर पे भी बता सकती हूँ, और क्योंकि मैं बच्ची भी हूँ किसी की रही हूँ तो मुझे मैं इस सेंस में भी बता सकती हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, कभी कुछ काम होता है तो आपको अपने हिसाब से, कभी आप बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है, कि इतनी बड़ी हो गई हो अभी तक तुम्हें अकल नहीं है, या इतने बड़े हो गए हो अभी तक तुम्हें बात नहीं समझ में आती। या फिर क्या होता है कई बार कि अगर कुछ वैसी चीज़ बोलो कि मम्मा हमको बाहर जाना है, हमको हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है उसमें जाना है, या लेट थोड़ा सा रुकना है, लेट नाइट रुकना है, या BTS के गाने सुनने हैं। BTS के गाने तो आप लोग सुनते होंगे ना, K-pop वगैरह का तो बड़ा क्रेज़ है आप लोगों में, तो BTS वगैरह के गाने सुनने हैं, या ब्लैक एंड पिंक का जो रूम है अपना वैसा सजाना है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हमें करनी है, या टी-शर्ट या हुडीज पहननी है BTS की, तो आपको क्या बोल दिया जाता है, अभी बहुत छोटे हो ये सब करने के लिए, ठीक है, अभी स्कूल में पढ़ते हो, अभी बहुत छोटे हो, अभी ये सब कुछ नहीं करना है, बड़े हो जाओ उसके बाद ये सब कुछ करना, राइट। तो अभी बड़ी फिक्स वाली सिचुएशन है ना लाइफ में, बड़ी ऐसी सिचुएशन होगी ना कि यार समझ में नहीं आता साला हम बड़े हैं कि हम छोटे हैं, का टाइम आता है तो हमको बड़ा बना देते हो, टाइम आता है तो हमको छोटा कर देते हो, तो मतलब एक चीज़ फिक्स कर दो कि या तो हम बड़े हैं या हम छोटे हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे पेरेंट्स की भी नहीं है, प्रॉब्लम ये सच्चाई है कि अभी आप ऐसी एज में हैं जहाँ पे आप यंग एडल्ट्स हैं। क्या है आप लोग? यंग एडल्ट्स, ठीक है। अब ये अगर मैं कंसेप्ट बोलूँ तो उसमें क्या बोला जाता है, अभी आपकी चल रही है एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस की एज में हो, अभी आप लोग बन गए हैं क्या, यंग एडल्ट्स, ठीक है। और यंग एडल्ट्स का मतलब ये होता है कि आप लोग एडल्टहुड में प्रवेश करने वाले हैं, बिल्कुल द्वार पे खड़े हैं आप लोग एडल्टहुड के, लेकिन बचपना अभी बाकी है। और बचपना तो खैर हमेशा बाकी रहना चाहिए, बचपना अगर इंसान का ख़त्म हो गया, अगर 80 साल की उम्र में भी आप हैं ना तो बचपना तो रहना चाहिए बॉस। अगर बचपना आपका ख़त्म हो गया तो फिर तो आपका लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, मतलब कोई जीने का फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल ही व्यर्थ में जी रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, धरती पे बोझ टाइप का, ठीक है। बचपना हमेशा जिंदा रहना चाहिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि आप एडल्टहुड, आपकी जो एडोलेसेंस की एज है, ये सबसे ज़्यादा फॉर्मेटिव ईयर्स हैं आपके, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, मैं फिर बता रही हूँ कि जब मैं आपकी एज की थी 9th में, मुझे मेरी किसी कज़न ने ये बात बोली थी, बड़ी थी वो मुझसे, और उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि देखो ऐसा है कि अभी तुम 9th में हो, और 9th एक ऐसी एज होती है जो आपके लिए डिसाइडिंग फोर्स होगा, या डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि लाइफ को किस दिशा में ढकेलना है, ठीक है। ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर भी बहुत बड़ा है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ भी है, जिसको अपन कहते हैं ना दोराहा, जीवन का जो दोराहा है ना, जिसको हम कहते हैं, ये जो है, ये जो दोराहा है, ये आपको 9th क्लास में ही मिलेगा, ठीक है। मैं कलर थोड़ा सा और वो कर देती हूँ, ये जो दोराहा है लाइफ का, ये 9th कक्षा के बाद ही होता है। यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड अगर मैं लिख दूँ तो ये जो है, ये दोराहे वाली एज है लाइफ में, क्योंकि 8वीं तक तो क्या था, मैंने जैसा कहा कि 8वीं तक तो अपन को बहुत मिडिल स्कूल में थे तो बच्चा बच्चा ट्रीट कर दिया गया। अब इस टाइम पे आप ये महसूस करते होंगे कि आपका पेयर प्रेशर भी आपके ऊपर बढ़ रहा होगा, दोस्त जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइम पे। मतलब ऐसा लगता है कि यार जो पेयर प्रेशर, मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है, या मेरे सो एंड सो ऐसा कर रही थी, या सो एंड सो के पास ऐसा बॉक्स है तो मेरे पास भी होना चाहिए, या सो एंड सो के पास ऐसे कलर्स हैं, इतने सुंदर कलर्स, द सेट ऑफ कलर पेंसिल्स हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ये तो बचपन में भी होता था, बट नाउ दैट हैज बिकम इनटू अ प्रेशर। अब वो प्रेशर वाली फीलिंग आ गई है। अब आपको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बड़े हो गए, एंड यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक एडल्ट्स, बट आपके अंदर अभी बचपना बहुत है, तो आपके पेरेंट्स आपको लेके प्रोटेक्टिव बहुत होते हैं। तो ये जो एज है ना 9th तक की, ये बड़े चेंजिंग फेज है लाइफ का। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ एक, अब थोड़ा सा अपन थोड़ी सीरियस बात भी कर लें कि अपने यहाँ आपको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे अपने यहाँ एक स्कूल में एक पॉलिसी आ गई है जिसको अपन बोलते हैं NDP। सुना है NDP के बारे में?
एनडीपी सुना है कभी? एनडीपी का मतलब होता है नॉन डिटेंशन पॉलिसी। नॉन डिटेंशन पॉलिसी, इसमें मतलब आपको डिटेन नहीं किया जा सकता 8वीं कक्षा तक। मतलब आप पढ़ाई करें या ना करें, आपको फेल नहीं किया जा सकता। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये अच्छी बात है बुरी बात है तो आप मुझे बताइएगा। वैसे अभी शायद आपको अच्छा लगता होगा, अभी तो आपको बढ़िया लग रहा होगा कि 8वीं क्लास तक आप पढ़ो नहीं पढ़ो कुछ भी हो, आपको डिटेन नहीं किया जाएगा, आप फेल नहीं होगे, ठीक है। हमारे टाइम पे ये नहीं होता था। हमारे टाइम पे क्या होता था कि आपकी सप्लीमेंट्री भी आती थी, आप फेल भी हो सकते हो, आपको रिपीट भी करनी पड़ सकती है क्लासेस। और दूसरी बात थी, आजकल उस टाइम पे पेरेंट्स जो थे ना, तो कई बार ये भी होता है कि मोटिवेशन, कई बार नेगेटिव मोटिवेशन भी बड़ा काम करता है। कैसे काम करता है कि भैया होमवर्क करके नहीं गए ना, तो बढ़िया सी कल हमको मालूम होता था कि आज अगर आप मैथ्स का होमवर्क नहीं करके गए तो कल मिस लिजी जो है ना, बढ़िया से कान जो है वो ऐठने वाली हैं और वो कहने वाली हैं कि पढ़ाई करके नहीं आए हो, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी देन यू आर गोइंग टू फेल, राइट। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी यू आर गोइंग टू फेल। ये जो बात थी ना, ये हमारे दिमाग में काम करती थी, तो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती थी, ठीक है। तो हम पढ़ाई करते थे। ऐसे ही एक हमारी मिस शेट्टी हुआ करती थी, वो हमको 8th में मैथ्स पढ़ाया करती थी, तो उनका भी यही कहना होता था, if you are not studying then you are not going to pass this standard and you're not going to the 9th class. So if you are not going to the 9th class, that was a motivation because we had to push ourselves कि पढ़ाई करो बॉस, वरना अपन 8वीं में रह जाएंगे, बाकी सारे फ्रेंड जो हैं वो पास हो जाएंगे, अपन कहाँ रह जाएंगे 8वीं में। अब ये जो डिटेंशन पॉलिसी है ये आपके साथ काम नहीं कर रही, तो ये जो मोटिवेशन था ना, जो हमारा प्यारा प्यारा हमको मोटिवेशन मिलता था, ये मोटिवेशन बिल्कुल हो गया गायब आप लोगों की लाइफ से। तो अब हुआ क्या है, आपको मालूम है कि भैया टीचर जो है ये भी डायलॉग भी नहीं मार सकते हम तो बेचारी टीचर्स। कई बार मैं सोचती हूँ कि स्कूल में पढ़ाती कैसे होंगे बच्चों को, क्योंकि हमारे तो जितने टीचर्स थे ना, सबकी पेटेंट लाइन थी, इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी यू आर गोइंग टू फेल। सो आप लोग तो ये भी नहीं हो सकते थे 8th क्लास तक। चलिए, तो अब ये नॉन डिटेंशन पॉलिसी ने बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, बेड़ा गर्क कर दिया है बच्चों का। इसलिए बेड़ा गर्क कर दिया है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ना डर बड़ा अच्छा मोटिवेट करता है आपको। मतलब आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसा कह रही है, लेकिन सही बात है। अगर कोई आपके पीछे अगर आप दौड़ रहे हैं ना, तो आपकी दौड़ने की जो स्पीड है वो कम रहेगी, आप आराम आराम से दौड़ेंगे जब आपको मालूम है आपके पीछे कोई डर नहीं है। एक कुत्ता छोड़ दो पीछे, फिर देखो क्या बढ़िया से ऐसी एकदम रपाट दौड़ोगे आप लोग, है ना। तो वो मोटिवेशन क्या है कि बेटा भागोगे नहीं तो वो काट लेगा, राइट। तो ये जो होता है ना, ये भी मोटिवेशन होता है। कई बार चीज़ें इस तरह भी मोटिवेट करती हैं लाइफ में। तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशन पॉजिटिव ही हो, कई बार नेगेटिव मोटिवेशन भी बहुत सही काम कर देता है। अब ये जो मैं बता रही हूँ नॉन डिटेंशन पॉलिसी, इसके चक्कर में हुआ क्या है, एक तो बच्चों में वो डर खत्म हो गया कि भैया हमको डिटेन नहीं कर सकता, टीचर क्या कर लेगा, इनको हमें पास तो करना ही पड़ेगा, हम पढ़ें तो हम ना पढ़ें तो, ठीक है, ये डर खत्म हो गया। टीचर्स बेचारे जो है एक तरह से लाचार हो गए, क्या हम अब क्या बोल के डराएं बताओ, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं ना, क्या बोल दें इनको, ये चीज़ हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ मालूम है, प्रेशर जो है वो जीरो हो गया है। जीरो प्रेशर का मतलब क्या होता है, कई बार प्रेशर अच्छा होता है बुरा होता है, ये अपने आप पूछो और अपने आप जवाब दो मुझे। कई बार प्रेशर बहुत सही काम करता है। ये जो जीरो प्रेशर वाला फंडा है ना, कई बार अगर आपको ज़िंदगी में आगे जाना है तो ये जीरो प्रेशर काम नहीं करता। आपको मालूम है क्या, जब मैं ये बोलती हूँ ना कि टीचर्स आजकल, मतलब मैं देखती थी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी होती थी, तो मैं देखती थी अपने कजन्स के बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी मैंने देखा है, बेटी को मेरी, कि जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो पेरेंट्स का एक तो इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया है, इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया है पेरेंट्स का कि बेचारे टीचर को कोई वो एक जिसको बोलते ना एक फ्री स्पेस वो दे ही नहीं रहे हैं। मतलब हमारे टाइम पे अगर पेरेंट्स को अगर मतलब ये होता था ना कि अगर हमारी कंप्लेंट स्कूल से चली गई तो बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब हमें डांट भी पड़ जाती थी। हमारे स्कूल में हमें ये नकल्स पे ना, ये मतलब मैं तो नहीं पिटी हूँ, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट स्टिल ये जो नकल्स होती थी इस पर बढ़िया सी वो पड़ती थी, स्केल कट से स्केल पड़ती थी, ठीक है। और मजाल है कि हम उस पर टै टू 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 करके रो दें या हम बोलें कि हम घर पे कंप्लेन करेंगे। आजकल वो भी नहीं होता। बच्चे इतने कडल वूल एकदम डार्लिंग बेबीज हो गए हैं कि वो थोड़ा भी कुछ होता है तो घर पे जाके शिकायत कर देते हैं। और पेरेंट्स इतने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सेंसिटिव हो गए हैं कि वो थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो पहुंच जाते हैं कि द बिहेवियर विद द किड वाज नॉट अप्रिशिएटेड। Why was it not appreciated? Like जितने हैं ना, जितने अपने कभी मम्मी पापा से पूछना या कभी दादा दादी से पूछना अपने कि कितना सबको किस तरह से सबने स्कूल लाइफ जी है और कितना पढ़ाई की है और आज वो दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, राइट, इंक्लूडिंग मी। आई एम डूइंग प्रिटी फेयर इन लाइफ।
Why? Because I was driven and that life made me what I am today. So what I'm trying to tell you here is, ये जो NDP है ना, नॉन डिटेंशन पॉलिसी, इसने बहुत ज़्यादा कर दिया है बेड़ा गर्क। अब 8वीं तक तो क्या हुआ, ये होता है फाउंडेशन ईयर्स, 8वीं तक होते हैं फाउंडेशन ईयर्स, है ना। आप मान लीजिए KG1, KG2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेके 8वीं तक आपकी फाउंडेशन या आपकी नींव के साल होते हैं। अब ये नींव आपकी जैसी पड़ गई वैसी पड़ गई। अब इसको आप सोचें कि 9th ग्रेड में आके आपको अब किया जाएगा, तब तक 9th तक आते आते, आपकी एज तक आते आते तो बच्चे को आदत पड़ गई ना कि उसको अगर वो मेहनत नहीं भी कर रहा है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं भी कर रहा है, तो उसको डिटेन नहीं किया जाएगा। कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, कुछ बच्चे ग्रेड्स के लिए पढ़ाई करते हैं, राइट, वो ग्रेडिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आप फेल तो नहीं हो गए। सो यू आर रिलैक्स्ड ऑन दैट साइड। सो आई नो स्टूडेंट्स जो कि बहुत मेहनत करते हैं उसके बावजूद, बट आई ऑल्सो नो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं कि चलो ठीक है ना, जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे। अब हुआ क्या, आपकी नींव जो है इस वजह से पड़ गई वीक, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ जो है वो आपको उतना क्लियर नहीं आई। 9th के बाद, अभी तक तो आप बढ़िया पढ़ रहे थे, 9th के बाद आपके सारे मेजर सब्जेक्ट जो हैं उनके डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 10th का आपको बेस बनाना होता है, 11th में जाके आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है, 12th में आपको बोर्ड्स देने होते हैं, और 12th के बाद तो आपको मालूम है कि पूरी जद्दोजहद ही चेंज हो जाती है लाइफ की। तो 9th जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन यहाँ पे आते आते बिकॉज ऑफ दिस डिटेंशन पॉलिसी हुआ ये है कि काफ़ी हद तक, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाकायदा इसके ऊपर एक सर्वे किया गया है, एक आकलन किया गया है, और उस पर बोला गया है कि पहले के मुकाबले जब ये डिटेंशन पॉलिसी लागू नहीं हुई थी उसके मुकाबले अभी अगर आप बात करते हैं तो मोर देन इट हैज़ हेल्प्ड स्टूडेंट, इट हैज़ डिटोरिएटेड द टोटल आउटकम ऑफ दी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि तकरीबन अगर आप 60% का रेशो मान के चलते हैं तो 60% ये देखा गया कि बच्चों की फाउंडेशन जो है वो पहले के मुकाबले वीक हुई है, ठीक है। मतलब आपको ये पता चलता है कि पहले जो बच्चे बहुत, जिनकी फाउंडेशन मैथ्स की, साइंस की, या अगर आप बात करते हैं सोशल स्टडीज़ की, जो बहुत अच्छी पकड़ हुआ करती थी, वो कंपेरेटिवली अभी उनके फंडे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या अभी वो उतनी मेहनत नहीं करते पढ़ने में जितना वो पहले किया करते थे बिफोर दिस डिटेंशन पॉलिसी केम इन प्लेस। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग शॉट स्कूल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CBSE एंड ICSE बोर्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल स्कूल्स जहाँ पे नॉर्मल स्तर पे पढ़ाई होती थी, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन नहीं था, वहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे जो एक इसने एज अ नेगेटिव मोटिवेटर काम किया है, इसने प्रोत्साहित करने की जगह इसने बच्चों के ऊपर, इसके जो मंशा थी वो अच्छी थी कि बच्चों के ऊपर से प्रेशर हटाना है, लेकिन प्रेशर हटाने की जगह इसने क्या किया, इसने इतना प्रेशर हटा दिया कि आप बच्चों को लगता है कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। ये वाली हालात हो गए हैं जब आप गांव देहात में या रूरल एरियाज में जाते हैं, तो आप ये चीज़ फील करते हैं। अगर आप देखेंगे कि एजुकेशन की जो दर है या जो अटेंडेंस की दर है वो आपको 8वीं तक बहुत कम मिलेगी, ठीक है। तो उसका जो वजह है, जो कारण है, वो यही है। अब इसके अलावा दूसरी बात जब ये हुई कि आपकी जब फाउंडेशन कमज़ोर हो गई और 9th में आपसे एकदम से उम्मीद की गई कि अब आपको पढ़ाई करनी है, और अब तो बॉस आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि 9th में तो फेल हो सकते हो, और 9th में तो बिल्कुल फेल हो सकते हो, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट थोड़ा बिगाड़ेंगे हम अपना, ठीक है। कोई स्कूल अपना 10वीं का रिजल्ट नहीं बिगाड़ना चाहता। तो 9th में जब आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि अब आपको पढ़ना है और बिल्कुल बढ़िया से पढ़ना है, तो भैया ये तो वो बच्चा था जो 8वीं तक, जिसको बोला गया था कि तुम पढ़ो नहीं पढ़ो तुम्हें पास तो कर दिया जाएगा, एकदम से आपने उसके सर पर यह प्रेशर रख दिया कि नहीं बॉस अब तो पढ़ना ही है, अब तो बिल्कुल तुम अभी तक कुछ कर रहे थे नहीं कर रहे थे, अब तो तुम्हें बढ़िया से पढ़ाई करनी है। तो हुआ क्या कि इसकी वजह से ये जो डिसबैलेंस हुआ ना ऑफ द प्रेशर दैट वाज पुट ऑन माइंड, तो इसका असर जो है बहुत ख़राब होता है। इसका असर क्यों ख़राब होता है? क्योंकि ये हर तरह से चेंज की एज होगी, आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस इस टाइम पे बहुत हो रहे होंगे, आपके मेंटली यू आर गोइंग थ्रू अ चेंज ऑफ थॉट, एडोलेसेंस है, टीन एज स्टार्ट हो रही है, आपके थॉट्स हार्मोन्स हिट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो रहा है, देन घर से आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो रहा है दैट नाउ यू हैव टू स्टडी, स्कूल में आपको बोला जा रहा है कि आपको पढ़ाई करनी है, और किसी ने उससे पहले कभी कुछ नहीं बोला, बढ़िया लाइफ चल रही थी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से मैंने कहा 9th जो है ये बहुत ही दोराहे का टाइम होता है। इस टाइम पे या तो आप सही दिशा में जा सकते हो या फिर गलत दिशा में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से जो भी आपने स्टेप लिया या जो भी आपने रास्ता चुना वो आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को डिफाइन करेगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट एन एग्जैजरेशन, ये बिल्कुल सत्य बात है कि यहाँ अगर बिगड़ गए तो बिगड़ गए, यहाँ अगर संभल गए तो
संभल गए। ठीक है, अगर यहाँ से कदम बहके तो फिर वो कहाँ जाके रुकेंगे आप नहीं कह सकते, और यहाँ से अगर सही दिशा पकड़ ली तो भी कहाँ जाके पहुँचोगे इसका भी कोई एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखना। ये बात मैंने बहुत क्लियर की थी जब मैं 9th ग्रेड में थी, एंड ट्रस्ट मी उस टाइम पे जो आदतें आप बना लेंगे, जो हॉबीज़ आप डेवलप कर लेंगे, जो चीज़ें आप करना शुरू करेंगे, जिस भी चीज़ में आप अपने आप को इंगेज रखना शुरू करेंगे, दैट विल गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ फॉर नेक्स्ट मे बी 30-40 ईयर्स विच आर कमिंग अहेड। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये आपकी लाइफ को डिफाइन करेंगे, पर ये आपकी लाइफ की दिशा को ज़रूर तय करेंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने सुनी है, जो किसी की कोटेशन भी थी या मुझे नहीं पता, मैंने किसी इंटरव्यू में ही सुनी थी, और उनका ये कहना था कि लाइफ में कई बार पता है क्या होता है कि कोई एक चीज़, जस्ट एक चीज़, अगर आपने एक कदम जो है आपका लाइफ का, अगर वो आपने इधर नहीं जाके इधर ले लिया होता, राइट, अगर आपने ऐसे नहीं जाके ऐसे ले लिया होता, तो आपकी पूरी लाइफ की जो, जिसको आप कहते हैं ना, पूरी लाइफ का जो डायमेंशन है या लाइफ की जो स्टोरी है वो ही चेंज हो गई होती। राइट, जस्ट वन थिंग, कई बार सिर्फ वो एक मूव होता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को डिफाइन कर देता है। अब आप लोग छोटे हैं, बहुत ज़्यादा तो पता नहीं आप ये समझेंगे नहीं समझेंगे, एक बहुत खूबसूरत शेर है इसके ऊपर जिसका कहना है, सिर्फ एक कदम उठा था गलत, सिर्फ फिरे शौक में। ठीक है, सिर्फ एक कदम उठा था गलत, सिर्फ फिरे शौक में, और मेरी मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मतलब सिर्फ एक that was a kind of just one tiny weeny step that you took in the fit of something. Maybe आपको एक कोई रेज था या peer pressure था या दोस्तों का कहना था या किसी ने आपको पुश कर दिया या आपको मोटिवेट कर दिया या किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, ये नहीं कर सकता, इज अ काइंड ऑफ अ नर्ड, यू नो, इसको तो बनता ही नहीं है, इसके अंदर तो गट्स ही नहीं है, ये सब कह के आपको चढ़ा दिया या व्हाटएवर, जस्ट वन फिट ऑफ स्टेप दैट यू टुक, है ना, और वो उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ कई बार आप पूरी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। नाउ सम डेज व्हेन आई एम से दैट कुछ दिन ऐसे होते हैं जब यू आर एट योर बसलिंग बेस्ट, मतलब आज जो एनर्जी लेवल होता है ना बॉस, आज अलग लेवल का एनर्जी होती है। आज आपसे जो भी काम कराना चाहो, जो भी बोलो, बिल्कुल आप इतना एकदम प्रो टाइप्स करेंगे ना कि आपको हर चीज़ में बढ़िया होगा। कई बार स्कूल में यू आर हैविंग अ वेरी गुड डे, है ना, वेरी एनर्जेटिक डे, मैम ने कुछ पूछा, आप सीधे हाथ रेस कर रहे हैं, एंड यू आर गिविंग द आंसर्स एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जो भी असाइनमेंट दिए आपने फटाफट कंप्लीट कर लिए, जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया आपको एकदम टन से एज अ पेनी ड्रॉप्स इन योर हेड आपके दिमाग में घुस गया। या घर पे भी अगर आपने किया, मम्मी बोल रही है सुबह के तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, तो आपको बिना कुछ कहे आप फटाफट अपनी यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो गए, बढ़िया से आपने अपने शूज़ पॉलिश किए, बैग आपने लिया, आपने बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं राजा बेटा टाइप आपने काम किया, एंड इट वाज अ बस्लिंग डे, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, एंड यू वर फुल ऑफ एनर्जी एंड यू वर फुल ऑफ एंथू, है ना, बिल्कुल बढ़िया होता है। अब कुछ दिन ऐसे होते हैं, ये कुछ दिन हो गए, अब कुछ दिन ऐसे होते हैं कि भाई साहब ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप ऐसे, वो टॉम नहीं आता था, टॉम एंड जेरी वाला टॉम, बेचारा एकदम खींच के स्कूल बैग जाता था, एकदम ऐसे घुटने तक उसका मुंह लटक जाता था, बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस कोई धक्का दे दे के बेचारा इसको कोई भेज रहा है कहीं पे। जब वो एकदम थका हारा होता था ना, जेरी उसको एकदम दुखी कर देता था, प्रताड़ित कर देता था, तो कैसे वो अपना बैग खींच के ड्रैग करके जाता था। कुछ दिन वैसे होते हैं जब बिल्कुल अपने ऐसे ड्रैग करके ऐसे मनमस्त हाथियों टाइप धीरे काम करते हैं, और मम्मी वहाँ से चिल्ला रही होती है कि भाई बस छूट जाएगी, पढ़ाई नहीं हुई है, बैग नहीं किया है, टाइम टेबल सेट है कि नहीं है, किताबें देखी हैं कि नहीं देखी है, एंड यू आर लाइक इन द वेरी लेड बैक एटीट्यूड कि हाँ ठीक है। फिर स्कूल में भी ऐसे ही हुआ, असेंबली में अपन गए, असेंबली में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, सुनाई जा रही है, हिम्स गाए जा रहे हैं, हमारे में तो हिम्स गाए जाते थे, आजकल मुझे पता नहीं असेंबली में क्या होता है, लेकिन हमारे में तो हिम्स गाए जाते थे, क्रिश्चियन मिशनरी था ना, तो हिम्स वगैरह गाए जाते थे। तो कई बार आपका बड़ा दिल कर रहा है तो आप सुन रहे हैं, कई बार आपका दिल नहीं कर रहा है तो आप ऐसे खड़े हैं, फिर कभी आप ऐसे खड़े हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से, इसका मतलब बेसिकली बहुत ही बोरिंग सा, बहुत ही डल सा डे है, ठीक है। तो कई बार ये भी होता है। अब कई बार आप अपने वर्स्ट ग्रम्पी सेल्फ पे होते हैं, आपको कुछ खाने का मन नहीं होता, आपको कुछ बात करने का मन नहीं होता, जिससे आप बात करते हैं आप टेढ़ी बात करते हैं, आप घर भी आते हैं, मम्मा कुछ बोल रही है आप सुन नहीं रहे हैं, तो आपको डांट
डांट भी पड़ती है, स्कूल में भी आपको डांट पड़ जाती है, तो और आपका दिन जो ख़राब जा रहा था और ही बिल्कुल ही उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो कई बार ऐसे दिन भी होते हैं, ठीक है। अब जो पहले का इनके दिन होते हैं जब आप बहुत ही बसलिंग बेस्ट होते हैं और आप एकदम एंथू एकदम आपके अंदर फुल ऑन होता है, वो जो होते हैं वो तो बढ़िया होते हैं, उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप वैसे ही बढ़िया काम कर रहे हो उस दिन, ठीक है। लेकिन जो दूसरे टाइप के दिन होते हैं ना, जब ये बिल्कुल ही वो टॉम वाले फेज में रहते हो, कैसे ड्रैग कर करके खींच खींच के बैग लेके जा रहे हो, उस दिन आप, ये थोड़ी सी ज्ञान ध्यान की बातें हैं, नेसेसरली हर बार अपन ये नहीं कर पाते, लेकिन कई बार अपन को उस टाइम पे सोचना चाहिए कि यार बॉस अपने साथ ये हो रहा है, कल तो अपन इतने बढ़िया थे, इतने एकदम अपन फुदक रहे थे हर जगह, आज अपने साथ अगर ये हो रहा है तो ये हो क्यों रहा है, कोई तो रीज़न होगा, कोई तो वजह होगी। अब आपके एज में क्या होता है कि कई बार हम उसको रीज़न को उतना फिगर आउट नहीं कर पाते, ठीक है। हम जैसे बड़े हो जाते हैं जब, तो बड़े होने वाले के बाद तो आप उस रीज़न को फिगर आउट करने लग जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि यार आप थोड़ा सा बैठते हो, चिंतन मनन करते हो, सोचते हो कि यार हो क्या रहा है, एक्चुअली रीज़न क्या है, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं अपन। लेकिन आपकी एज में क्या होता है ना कि कई बार आपके हार्मोन्स भी हिट कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता, मतलब यू आर गोइंग फॉर अ टॉस एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो आपको कई बार ये समझ ही नहीं आता कि हो क्यों रहा है, ये जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे 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 जो ग्राफ जा रहा है बॉस, इसका मतलब क्या है, ये आपको खुद ही नहीं समझ में आता, और सब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, सो यू मस्ट बी एबल टू टेल कि भाई आपको क्या हो रहा है। तो और उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, मतलब स्पेशली टीचर्स तो बिल्कुल ही नहीं समझते, माँ बाप भी बिल्कुल ही नहीं समझते, भाई बहन बड़े दीदी भैया हों तो शायद थोड़ा बहुत अगर अपन उनसे बात करें तो प्रीटी गुड, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको बहुत सही नहीं समझ पा रहा, हो रहा है ना, ऐसा होता है ना। तो ये जो फेज है ना, इस टाइम पे आपको क्या करना होता है, मुझे मालूम है कि जब आप लेजी या बैड फील करते हो या एक्शन आप परफॉर्म करते हो, आपको मोटिवेशन नहीं होता, यू आर फीलिंग लेस देन मोटिवेटेड या लेस देन इंस्पायर्ड, आपको कुछ भी करने का उस टाइम पे दिल नहीं करता, एंड दैट टाइम लोग आपको काउंसिल करने बैठ जाते हैं या आपको समझाने बैठ जाते हैं या पूछने बैठ जाते हैं, तो दैट समटाइम्स ऐड टू द इरिटेशन लेवल, कि आपको इरिटेशन ज़्यादा होता है, आप बूस्टअप होने की जगह और ज़्यादा आप इरिटेबल हो जाते हो, होता होगा ऐसा, राइट। ऐसा सब बच्चों के साथ होता है, आपकी एज में होना बहुत परफेक्टली नॉर्मल है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो दैट इज़ परफेक्टली ओके, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसा लगता है दैट पीपल आर नॉट एबल टू गेट to you or people are not able to understand you, that is okay, everybody goes through that, trust me, सबके साथ ये हुआ है, आपके पेरेंट्स के साथ, मेरे साथ, सबके साथ, राइट। सो दैट इज नॉट समथिंग, उसके बारे में बहुत ओवर एग्जैजरेट करके ओवर प्रोसेस नहीं करना है। ये जो वाई है ना, द वाई ऑफ इट, यू शुड अंडरस्टैंड द वाई ऑफ इट, बट यू शुड नॉट फोर्स योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड द वाई ऑफ इट। उसको कुछ चीज़ों को ना कभी कभी बिल्कुल वैसे ही छोड़ देना चाहिए फॉर अ टाइम बीइंग, एंड देन गेट बैक टू इट वंस यू आर फीलिंग ओके अबाउट इट। उस दिन जिस दिन आप लो फील कर रहे हो, उस दिन अगर ये बैठने लग गया ना सोच के कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसे उसमें क्यों हूँ, मैं इस मुद्रा में क्यों हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा, था ना। योर 9th graders, कम ऑन, लाइक 14-15 years old guys, आपके साथ अभी ये नहीं हो पाएगा, एंड इट इज़ वेरी वेरी हैवी टर्म्स फॉर मी टू एक्सपेक्ट यू टू डू दैट। So take a chill, take a deep breath and relax and let this time phase go, and then we'll discuss about it tomorrow कि हमें कैसे करना है। अब इसमें और क्या चीज़ लिखी है अपन पढ़ लेते हैं पहले। When you're dragging yourself to the school or fighting the mental battle against procrastination at homework or home chores assigned to you, making a mental shift to reconnect to your source of motivation can give you the boost to get it done। अब देखिए ये क्या फंडा है, ये फंडे की बात हो रही है कि भाई ये जब कोई भी ऐसा कार्य हो, कोई भी ऐसा काम हो, कि जब मैंने कहा ना कि जब वो आप टॉम वाले फेज में हैं और लंबा सा मुंह जो है वो लटक गया है और खींच खींच के स्कूल बैग जो है लिटरली वो तो बस आपका बस नहीं चल रहा, वरना आप बिल्कुल उसको ज़मीन पर रख दें और ऐसे 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 खींच के आप स्कूल ले जाएं, जब ये वाला फेज़ हो, या फिर जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि मम्मी ने बोला कि अपना रूम साफ़ करो, अपनी अलमारी जमाओ, या अपने किताबें अपनी शेल्फ पे रखो, या वॉट एवर, लाइक होम कोर्स इसी टाइप के होते हैं आप लोग को जो दिए जाते हैं, ठीक है। आपसे कोई ये तो बोलता नहीं है कि डिनर पकाना है आप लोगों को रात में, या हो सकता है ऐसे भी कोई हो जिनको कुकिंग का शौक हो तो वो ये भी कर सकते हैं, लेकिन वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि या प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है मालूम है? प्रोक्रेस्टिनेशन शब्द सुना है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालना, किसी भी चीज़ को टालना, कि हाँ 5 मिनट बाद करता हूँ, 10 मिनट बाद करता हूँ, कल करता हूँ, शाम को करता हूँ, करती हूँ, वटेवर। मतलब आप जब किसी चीज़ को
खींचते हैं ना बिना बात के, कि आपको लग रहा है कि यार काम तो करना है, तो हमें ये नहीं लगता। जिस दिन हम बहुत फुल ऑफ एनर्जी होते हैं उस दिन हम फटाफट सब कर लेते हैं। बिल्कुल पूरा रूम क्लीन हो जाएगा, बेडशीट्स ठीक हो जाएंगी, ब्लैंकेट रखा जाएगा, पूरे शेल्फ जम जाएंगे, टॉयज जगह पे होंगे, जितने आप लोग के गैजेट्स हैं, गैजेट फ्रीक हैं आप लोग, तो आप लोग के गैजेट जगह पे होंगे, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होगा, है ना, बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री में होगा। और किसी दिन जिस दिन मूड नहीं होगा उस दिन आपको क्या होता है कि हाँ 10 मिनट बात करते हैं, किताबें बेड पे पड़ी हैं तो किताबों को थोड़ा सा साइड में किया और वहीं जगह बनाई और लेट गए, वहीं सो गए, वहीं बेड पे ही बैठ के अपने फ्रैंकीज या फ्रेंच फ्राइज या कुछ खा लिया और अपना काम हो गया। मतलब इतनी भी हिम्मत या जहमत नहीं उठाई हमने कि वो प्लेट उठाएं और किचन में रखाएं। कई बार वही प्लेट आपने बेड के नीचे सरका दी, फिर मम्मा चिल्ला रही हैं या हाउस हेल्प जो है आपके घर में वो चिल्ला रही हैं कि कौन रखता है ऐसे, इतना भी नहीं आता कि कम से कम जाके किचन में रख के आओ। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला फेज होता है, जब आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि भैया कुछ नहीं करने का मन कर रहा, तो उस टाइम पे आपको अपना मोटिवेशन लेवल जो है थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको पुश करने की ज़रूरत है कि नहीं यार ये तो करने की बनती है ना, मतलब इतना तो अपन कर ले। तो थोड़ा सा उस टाइम पे अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है, दैट इज़ इट। अब इसमें अपन ये बात कर लेते हैं कि मोटिवेशन बेसिकली अगर हम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, प्रेरणा हमने समझ ली, ठीक है, अगर हम उसकी बहुत ज़्यादा, अगर आप उसकी विवेचना करते हैं, विवेचना इज़ द राइट वर्ड, आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा क्लोजली एग्जामिन करते हैं या उसको बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस उसका करते हैं, तो उसको आपको पता चलेगा कि मोटिवेशन को 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। 3 प्रकार में बेसिकली बांटा गया। बेसिकली पहले तो अगर आप बात करते हैं ना, तो उसको मोटे मोटे तौर पे 2 प्रकार में बांटा जाता था, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंटरनल ड्राइविंग फोर्सेस, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्सेस। मतलब क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक and extrinsic means internal ये आई है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंटरनल ड्राइविंग फोर्स, राइट, जिसको अगर आप नॉर्मल मोटिवेटर्स की भाषा में बोलेंगे तो इसको बेसिकली IDF बोला जाता है, और एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स ठीक है, जिसको बेसिकली एज यू कैन सी एब्रीविएट करें अगर हम उसको तो FDEDF बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह के 2 ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं, जो एक चीज़ जो आपको अंदर से आपके अंदर वो इच्छा जाहिर करती है, अंदर से वो इच्छा आपके अंदर पैदा करती है कि आप कुछ कीजिए, बाहर जाइए, डू समथिंग बिग, वो हो गई। और एक होता है एक्सटर्नल, जो आपको बाहर से आपको प्रेशर किया जाता है, कि मतलब एक तो हो गया कि अंदर की आवाज़ आई आपको कि आपको जीवन में कुछ करना है, आपको कुछ ना कुछ बनना है, आपको कुछ ना कुछ बन के करके दिखाना है। और एक हो गई बाहर का प्रेशर, जो है कि आपको बोला जा रहा है कि डंडा मार के और वो कर करके आपको बोला जा रहा है बैंग कर करके कि करना ही है, आपको करना ही है, ये तो आपने नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो हो गए एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्सेस, ठीक है। तो मोटिवेशन अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरीली सेपरेटेड है 2 कैटेगरीज में, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। और गुड न्यूज़ ये है कि नीदर ऑफ दीज गेट्स द जॉब डन, ठीक है। मतलब क्या, तो आपको लगेगा कि मैम ने फिर ये लिखा क्यों, इतना सारा ज्ञान दिया और कहा कि भैया जॉब तो दोनों से नहीं होने वाला। इसलिए नहीं होने वाला कि आप कितनी कौन सी चीज़ लेते हैं ना, ये रिसेप्शन के ऊपर है, ठीक है। बाहर की जो भी चीज़ें हैं आप उसमें से कितनी चीज़ें अडेप्ट करते हैं और कितनी चीज़ें अपनाते हैं, कितनी चीज़ें लेते हैं। काम जो है ना बॉस उससे बनने वाला है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज फंडे जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हम पढ़ने के लिए समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक होता है जिसको इंटरनल ड्राइविंग फोर्स बोला जाता है IDF, या एक्सट्रिंसिक होता है जिसको एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स बोला जाता है EDF। वो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग सेड एंड डन ऑन पेपर्स, बट रियल लाइफ में जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ये होती है कि आप कौन सा मोटिवेशन अपने दिल के ऊपर कितना ले रहे हैं, या आप उसको कितना अपने आप को मोटिवेट करने की परमिशन या अलाउंस दे रहे हैं, राइट।
नीदर ऑफ देम विल गेट द जॉब डन। रिसर्चर्स का आइडेंटिफाई किया है, रिसर्चर्स ने एक तीसरे प्रकार का मोटिवेशन भी इसमें किया है कि भैया कुछ ऐसे काम होते हैं कि कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे वो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक दोनों ही काम नहीं कर रहा, दोनों ही पता चला कि दोनों ही काम के मोटिवेशन जो है वो किताबी बातों जैसे रह गए, हवा हवा में हो गए और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हासिल मतलब एंड मतलब कुछ नहीं है, ज़ीरो है, बड़ा सा ना, शून्य, अंडा आया हाथ में। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने कहा कि बॉस कुछ और रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ऐसे कैसे कि ना ये तो आदमी इंटरनली ड्रिवन है, ना ये एक्सटर्नली ड्रिवन है, ना इसको इस बात से इसकी चेतना जागती है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, ना ये कोई और इसके सर पे डंडा बजाता है कि तुम्हें कुछ करना है, वो भी काम नहीं कर रहा। तो इसको कहीं ना कहीं से कुछ और एक लेवल ऑफ मोटिवेशन तो लाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब एक काम करते हैं, फैमिली मोटिवेशन ले आते हैं। ठीक है, मतलब परिवार जो है ना, जिसको हम बोलते हैं किनशिप या परिवार जो है, उसको हम ले आते हैं मोटिवेशन के पार्ट में। तो उनको बोलेंगे या उनकी वजह से ये जो है वो मोटिवेट होगा। और रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया कि कई ऐसे लोगों के ऊपर उन्होंने शोध किया जिसके ऊपर ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों ही ने काम नहीं कर रहा था और फैमिली मोटिवेशन ने काम कर दिया। उसने अपना सर दिखा दिया, उसने अपना जादू चला दिया। ठीक है, तो इस वजह से अब क्या हो गया, 3 हो गए, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और फैमिली। अब इसमें जब अपन देखते हैं टाइप ऑफ मोटिवेशन, अपन इसको चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या, आपको रिवॉर्ड मिलना। रिवॉर्ड मतलब कोई चीज़ आपने की, उसके बदले आपको कुछ मिला। जैसे मैंने कहा ना कि बढ़िया बहुत अच्छे से अगर एग्जाम करोगे, बहुत अच्छे नंबर आए तो क्या मिल जाएगी, साइकिल मिल जाएगी। या कैसे बोलेंगे अपन कि बहुत 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 अच्छे से काम किया आपने तो आपको BTS की हुडी मिल जाएगी या ब्लैक एंड पिंक की हुडी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने कुछ काम किया तो आपको फलाना हो जाएगा। जो भी आपको रिवॉर्ड, आपके काम के बदले जो चीज़ आपको मिलेगी वो आपको रिवॉर्ड। या तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया कि भैया ब्लैक पिंक की हुडी चाहिए और मम्मी जो है उसको क्या है कि वो ऑनलाइन ऑर्डर कर नहीं रही है, उसको बनाना पड़ेगा, कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो अब अपन कर भी नहीं सकते, अपने को एक्सेस नहीं है ना, तो अपन को क्या करना है, ना क्रेडिट कार्ड का एक्सेस है ना कुछ है अपने को, तो अपन को अभी मम्मी को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। इनकी बात अपन मान लेते हैं, जो भी काम बोल रहे हैं वो करते जाते हैं अपन, तो अपन को जो है नेक्स्ट टाइम वो हुडी मिल जाएगी। ये हो गया एक रिवॉर्ड। दूसरा हुआ इंसेंटिव, कि कोई काम कर रहे हो तो बहुत उसके इंसेंटिव मिल गए। जैसे मालूम है क्या, हम छोटे थे ना, तो मैं तो नहीं पर मेरी छोटी बहन थी, तो उसके जो जैसे मेरे बुआ की बेटी, तो उसके जो ताऊजी थे वो क्या करते थे मालूम है, वो बहुत बढ़िया छोटी छोटी सी थी और वो जब ऑफिस से आते थे, वो SGM थे, तो वो जब ऑफिस से आते थे तो छोटे छोटे उसके सामने बैठ जाते थे और उसको कहते थे कि एक काम करो, तुम आज हमारे सर पे ना छोटे छोटे अपने हाथों से तेल लगा दो। तो अब तेल तो वो जानते थे कि क्या ही लगाएगी, छोटा सा बच्चा था, मतलब कुछ मेरे ख्याल से 4th 5th में होगी। तो उसको कहते थे तुम छोटे छोटे हाथों से हमारे सर पे तेल लगा दो। तो छोटे छोटे हाथ से ऐसे 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 करके उनके सर पे तेल लगाती थी और वो कहते तुम अगर ये तेल लगाओगी ना तो हम तुम्हें क्या देंगे मालूम है, हम तुम्हें 1 रुपये का सिक्का देंगे जो तुम अपने पिगी बैंक में डालना। ठीक है, तो वो बढ़िया वो तेल जो है वो छोटे छोटे हाथों से वैसे ऐसे करके 2-5 मिनट उनसे, फिर वो उनका तरीका होता था उससे बात करने का, इंट्रैक्शन करने का, है ना, वो उनका तरीका होता था। वो उसको मोटिवेट करते थे कि वो हमारे सर पे तेल लगाए। और वो क्या होता था, उनको तेल नहीं लगवाना होता था। अगर उनको तेल लगवाना होता तो बहुत सारे ऑर्डरली थे, किसी से भी बोल सकते थे, लेकिन रीज़न क्या होता था कि वो ये जो करवाते थे और वो कहते थे कि मैं तुम्हें 1 रुपये दूंगा तुम अपने पिगी बैंक में डालना। तो वो उस लालच में, या वो मोटिवेशन जो था, जिसको लालच ही था बेसिकली, उसको मोटिवेशन कह लीजिए एक बच्चे के लिए, उसका पिगी बैंक जल्दी जल्दी भर जाएगा। तो वो क्या करते थे, वो एक्चुअली उस टाइम पे उसके साथ इंटरेक्ट करते थे, राइट। उस टाइम पे आके वो उससे पूरी दुनिया भर की बातें होती थी, आज स्कूल में क्या किया, आज ड्रेसेस में क्या खाया, मम्मा ने टिफिन में क्या दिया था, आज आपकी वो जो फ्रेंड थी उसका कैसा रहा, आपने क्या किया, आपने आज शाम को खेलने गए थे, क्या खेला, क्या कूदा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर वो उनसे पूछती थी आपने ऑफिस में क्या क्या किया। ऑब्वियसली आपको 5 साल का बच्चा या 5th में पढ़ने वाला बच्चा, 8-9 साल का बच्चा SGM की ड्यूटीज तो नहीं समझेगा, तो वो ऑब्वियसली उनको ये तो नहीं समझा सकते थे कि उन्होंने क्या क्या किया, बट ऑफकोर्स वो उस लेवल पे उससे इंटरेक्ट करते थे जैसे कोई 2 बड़े लोग आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, एंड दैट वाज अ गिव एंड टेक। तो वो जो गिव एंड टेक था उससे उसको क्या आया, इट गेव द वैल्यू ऑफ समथिंग, कि शी इज एडिंग वैल्यू टू थिंग्स, राइट। वो जो एक सेंस आया ना कि उसको वो इंसेंटिव मिल रहा था फॉर डूइंग द जॉब दैट शी वाज डूइंग। ऑफ कोर्स उस टाइम पे शी डिड नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग और द माइंडसेट टू अंडरस्टैंड कि मुझे इंटरैक्ट करना चाहते हैं या मुझे एंगेज रखना चाहते हैं फॉर दैट टाइम ऑफ पीरियड, राइट। उसको लग रहा था दैट आई एम ऑफरिंग अ सर्विस एंड आई एम गेटिंग इंसेंटिव फॉर दैट सर्विस, जो कि 1 रुपये का सिक्का है जो मैं अपने पिगी बैंक में डालूंगी, राइट। तो दैट इज द इंसेंटिव एंड समटाइम्स इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। ये कई बार बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये इंसेंटिव्स हो गए। या अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, राइट, अगर आप कोई घर में
चलिए ये तो बच्चे की बात हो गई। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं और आपको लगता है कि भाई आपको मार्केटिंग का टारगेट दिया गया है, कि आपको टारगेट दिया गया है 100 समहाउ आपको, चलिए मैं बोल लेती हूँ कि आपको 100 कस्टमर्स को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है मतलब उनसे बिजनेस लाना है, ठीक है। अगर वो 100 कस्टमर्स से आप बिजनेस लाते हैं तो वो तो आपको टारगेट है, आपका मंथली टारगेट सेट किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बोला गया कि अगर आप 100 की जगह वो नंबर 120 चाहता है तो आपको 5% और एडेड मिलेगा आपकी सैलरी में। तो वो 5 जितनी मेहनत तो 100 के लिए की जा रही है, वो 120, वो 100 से 120 पहुंचाने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत की जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको 5% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, राइट। तो कई बार ये जो होता है ये बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। इस पे प्रमोशन आ गया कई बार, दैट इफ़ यू वर्किंग वेल, इफ़ यू आर डूइंग गुड, या हर लेवल पे है ये। सिर्फ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये जो चीज़ है ये कॉर्पोरेट लेवल पे बनाई गई हैं, तो मैं आपको कॉर्पोरेट लेवल से भी समझा देती हूँ और पर्सनल लेवल पे भी। हालांकि मैंने जो पूरी स्लाइड्स हैं वो आपके लेवल पे बनाई है, लेकिन ये जो फंडा है ना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एंड स्टफ लाइक दैट, ये कॉर्पोरेट लाइफ स्किल्स का फंडा ज़्यादा है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं प्रमोशन, दैट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट शॉट, अगर आप सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, आप यू आर डूइंग द बेस्ट आउट ऑफ द टीम दैट यू वर्किंग इन, सो ऑफकोर्स यू विल गेट द रिवॉर्ड। आपको नेक्स्ट टर्म में प्रमोशन मिलेगा या आपको आपकी जो अथॉरिटी है वो बढ़ा दी जाएगी। सेम चीज़ अगर आप स्कूल लेवल पे कर रहे हैं कि अगर इफ़ यू आर परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, अगर आपका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, इफ़ यू आर डूइंग गुड, इफ़ यू आर रेगुलर इन स्टडीज, यू आर नीट एंड टाइडी एंड योर यूनिफॉर्म इज इन एट प्लेस, आपके स्कूल बैग जो है बिल्कुल सही है, आपका जो ओवरऑल बिहेवियर है क्लास में वो बहुत सही है, आप यू आर डूइंग वेरी गुड एंड यू इंटरेक्टिव एंड यू आर यू आर ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट शॉट एवरी टाइम, दैट मोस्ट लाइकली ये होगा कि आपको हो सकता है कि प्रीफेक्ट बना दिया जाए या मॉनिटर बना दिया जाए, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ प्रमोशन, राइट। तो ये चीज़ आ गई पनिशमेंट। अब ये तो पॉजिटिव चीज़ें आ गई, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में एक चीज़ आ जाती है पनिशमेंट का। आपको ये डर है कि अगर आपने नहीं किया तो आपको पनिश किया जाएगा, या अगर आपने कोई चीज़ नहीं की तो आपको मे बी जैसे बच्चों को पनिश क्या किया जाता है कि गो एंड स्टैंड इन द कॉर्नर, गो एंड स्टैंड इन द कॉर्नर, बी क्वाइट, आज टीवी नहीं चलेगा, आज डोरेमोन नहीं देखना है, या आज पेपा नहीं देखना है, या आज टीवी नहीं मिलेगा, या आजकल टीवी का रिमोट नहीं मिलेगा, या एक दिन के लिए आपका टैब जो है वो आपसे ले लिया जाएगा, वट एवर, जो भी आपके हिसाब से आपको पनिशमेंट लगती है। कई बार उस डर से आप काम करते हैं कि बॉस अगर ये काम नहीं किया तो आज मम्मा ने कहा है कि टीवी का रिमोट जो है वो नहीं दिया जाएगा, या फिर जो टैब है वो जब्त कर लिया जाएगा, बिल्कुल वो जो इसको अपनी कस्टडी में ले लेंगी वो, और 2 दिन तक टैब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये आपके लिए पनिशमेंट है। तो ये भी कई बार बढ़िया मोटिवेशन का काम करती हैं कि भैया काम जो है अपना निपटा लो, वरना क्या है कि टैब तो आज गया तो अपना तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है उसके बाद। और टैब या फोन या वट एवर जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, फोन तो पता नहीं मुझे आप लोग 9th ग्रेडर्स यूज़ करते हैं या नहीं करते। वैसे कोविड के बाद सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया, आजकल सबके पास फोन होने लग गए हैं, टैब तो कम से कम होने लगे हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। पर वट एवर जो भी आप समझे ना कि मतलब बेसिकली आपको एक्सेस नहीं मिलेगा उस चीज़ से जो आप चाहते हैं, या कोई और तरह की पनिशमेंट, या मे बी आपको कह दिया जाए कि मैं कल आपको मैंने कहा था कि इस हफ्ते, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ, कि व्हाट आई डू नॉर्मली इज कि मैं उनको 15 डेज में एक बार मैगी देती हूँ, ठीक है। रोज़ रोज़ उनको मैगी नहीं मिलती क्योंकि उनको जंक फूड नहीं मिलता, 15 डेज में उनको एक बार मैगी मिलती है। अब उन्होंने अगर ये किया कि उन्होंने बहुत सारी चॉकलेट्स मैंने फ्रिज में रखी हुई हैं, और मैंने उनसे कहा है कि भैया आप दिन में 1 चॉकलेट खाओगे, और उन्होंने गल्प डाउन कर ली बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स बिना मुझे बताए। तो ये होता है कि उनको बोला जाता है कि बस बेटा कर खा ली ना, खूब सारी चॉकलेट्स खा ली, ठीक है। आपको लगा कि मम्मा को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपने खा ली, नाउ व्हाट, अब ये होगा कि इस 15 दिन में जो मैगी मिलने वाली थी वो अब नहीं मिलने की है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन, राइट। सो दिस इज व्हाट आई मीन। तो पनिशमेंट हो गया। क्रिटिसिज्म, कई बार आपको लगता है यार अगर अपन ने काम नहीं किया तो फिर सुनना पड़ेगा, मतलब आज अगर अपन ने ये नहीं किया तो फिर कोई ना कोई अपने को बोलेगा कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हारा ऐसा है ये, तुम्हारा वैसा है ये, था ना। तो ये जो क्रिटिसिज्म वाला फंडा होता है, इसका डर होता है कई बार कि फिर कोई कुछ बोलेगा, फिर कोई कुछ सुनाएगा, तो उससे बेटर है अपन काम कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्रिटिसिज्म हो गया। फेलियर, कि अगर आपने नहीं किया तो भैया फेल हो जाओगे, ठीक है। मतलब अगर नहीं किया, अगर जो काम बोला गया है, जो असाइन किया गया है टास्क, अगर वो आपने नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे, आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाओगे, इवेंचुअली यू विल एंड अप इन अ मेस। तो ये जो एंड अप इन अ मेस वाली सिचुएशन होती है वो क्या होती है, वो आपको मोटिवेट करती है। जैसे एग्जाम के पहले कई बार क्या होता था पता है, जब हम कॉलेज में थे, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू दो, लेकिन कई बार हमारे एग्जाम से पहले कॉलेज में होता है
मतलब CCA वगैरह के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि कई बार ये होता था कि भैया बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो की नहीं, साल भर पढ़ाई की नहीं अपन ने कॉलेज में, लास्ट में अपन सोचते थे कि अपन पढ़ाई कर लें। तो अब उसमें बैठ के पढ़ रहे हैं, नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। अब जो साल भर नहीं पढ़ा वो एकदम 2 दिन में तो कैसे ही होगा, ठीक है। तो आप लास्ट में 2 दिन बैठ के एकदम ऐसे नींद आ रही है आपको। और पढ़ाई के टाइम पे जो नींद आती है ना, और जो भूख लगती है, अनपैरेलल्ड है वो ना। इतना बढ़िया आपको कभी खाना खाने का दिल करता है ना, इतनी बढ़िया आपको नींद आती है, ठीक है, जो पढ़ाई करते टाइम आती है। तो आप ऐसे ऊँग रहे हैं लिटरली बैठे, और आपको लग रहा है यार सो जाए। मतलब अभी कुछ भी हो ना, ये किताबें थोड़ी सी ऐसी सरकाएं और एकदम जगह वगह बनाएं और बिल्कुल एकदम पीछे बढ़िया से अपन लेट जाते हैं और सो जाएं, वो चीज़ आती है। फिर आप सो भी गए, फिर आप ऐसे एकदम से उठे कि नहीं यार फेल तो नहीं हो सकते हैं, मतलब पढ़ाई तो की नहीं है, मतलब अगर नहीं की है, मतलब 5 यूनिट आने वाले हैं, उसमें से 3 ही यूनिट हुए हैं, 2 यूनिट में बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा, तो नंबर तो नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल फेल तो नहीं हो सकते बॉस, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो ये जो एक वो होता है ना कि भाई फेल नहीं हो सकते अपन, मतलब पढ़ाई तो अपन को करनी पड़ेगी। तो फिर आप मुंह पे पानी वानी का छींटा मारते हैं, फिर आप थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं, फिर आप नहा के भी आ जाते हैं कई बार, फिर आप किताब लेके पढ़ते हैं, और फिर आप बैठते हैं कि किसी तरह अपन जो है वो 2 यूनिट पढ़ लें, ताकि कम से कम ये सुनिश्चित हो जाए कि पास तो अपन एग्जाम में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फंडा है ना, इसको कई बार ये भी मोटिवेशन है कि भैया फेल नहीं होना है लाइफ में, है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो करना है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बतेरे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जब आप फेलियर से बचने के लिए कोई काम करते हैं, आप सक्सीड होने के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप फेलियर अवॉइड करने के लिए काम कर रहे हैं, वो भी एक तरह का मोटिवेशन हो सकता है, वो भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसमें और कई सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो हम कई सारे एग्जाम्पल्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमें सिर्फ इसका जो भाव था वो समझना था कि एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल ड्रिवन मोटिवेशन क्या होता है, या फिर हम लोगों पे या दूसरी चीज़ों पे या बाहरी फोर्सेस पे जो चीज़ें निर्भर करती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, या बाहरी जो एक्सटर्नल दबाव की वजह से हम पर मोटिवेशन होता है उसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इंट्रिंसिक पे। इंट्रिंसिक मतलब अपने अंदर की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ जिसको बोलते हैं ना, उसकी बात हो रही है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि अंदर से कोई चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है, अंदर से आपको लग रहा है कि नहीं यार इस बार तो मतलब टॉप करना ही है, इस बार तो इकोनॉमिक्स में ना 100 में से 100 आना ही है, इस बार तो मैथ्स में ना एकदम फोड़ना ही है टाइप का। वो जो मोटिवेशन होता है ना, उसको अपन कहते हैं कि वो अंदर से आ रहा है। या आपको स्पोर्ट्स होने वाले हैं, या आपको मतलब स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, और आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया टेबल टेनिस खेलते हैं, तो आपको यार कि नहीं यार इस बार अपना गेम जो है ना वो तो अपने को सही करना है, इस बार तो मतलब ट्रॉफी मुझे ही जीतनी है, मतलब मुझे ही करना है इस बार तो जो करना है, ठीक है। वो जो फंडा होता है ना, या अगर आप डांस परफॉर्म करते हैं तो आपको लगता है कि इस बार तो मुझे ऐसा डांस करना है ना कि मुझे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में बिल्कुल छा जाना है। तो वो जो होता है वो एक इंटरनल होता है कि वो अंदर से आता है, आपकी आत्मा की आवाज़ होती है वो, ठीक है। मतलब वो सेंस ऑफ लव है या सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, मतलब जो चीज़ आपको पसंद होगी ना वो आप अंदर से करेंगे। मतलब अगर आपको मैथ्स करने का शौक है, मतलब जैसे मुझे मैथ्स करने का बिल्कुल शौक नहीं था, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे एज अ सब्जेक्ट आई वॉज मोर इनटू लाइक सोशल साइंसेज एंड अदर सब्जेक्ट्स एंड जीके एंड लिटरेचर एंड इंग्लिश एंड एवरीथिंग, राइट। आई वॉज नेवर द काइंड ऑफ अ मैथ्स काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट। बट मेरे फादर इंजीनियर थे, है ना, लाइक इंजीनियर भी उन्होंने बहुत अच्छे उससे इंजीनियरिंग की एंड स्टफ लाइक दैट। सो उनको लाइक टिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ उनको मालूम है क्या शौक था, मतलब मैं देखती थी कि मैं मैथ्स पढ़ती थी एकदम एग्जाम से बस किसी तरह बस मैथ्स का पेपर निपट जाए, ख़त्म हो टाइप का। और मैं उनको देखती थी कि इवन दो कि वो अपना पूरा काम करते थे, ऑफिस का काम करते थे, हमारी फैक्ट्रीज थी तो उसका काम करते थे, बाकी सारी चीज़ें करते थे। एंड इवन व्हेन ही रिटायर्ड एंड स्टफ लाइक दैट, व्हेन ही वाज इन द 70s, यू नो 70 ईयर्स ओल्ड, तब भी वो क्या करते थे, उनका फेवरेट काम होता था कि वो मैथ्स की जो किताबें होती थी, जो ये किताबें मिलती है ना कई बार सड़क के किनारे पुरानी किताबें मिलती हैं, तो कई बार वो जाके वहाँ से क्या करते थे, पुरानी मैथ्स की किताबें ले आते थे, पुरानी मैथ्स की 9th 10th ग्रेड की मैथ्स की किताबें लाते थे। और उनका फेवरेट टाइम पास था कि उसमें बैठ के वो अलग अलग इक्वेशन सॉल्व किया करते थे, अलग अलग वो देखा करते थे कि कितना चेंज आ गया है मैथ्स के सिलेबस में ओवर द ईयर्स। फिर वो अलग अलग मेट्राइसेस कर रहे हैं, कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई चीज़ कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं तो अलजेब्रा के सम्स जो है उनको बड़ा मज़ा आता था करने में। तो आसपास के जो बच्चे रहते थे जिनको दिक्कत होती थी उनको कभी बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ उनके शौक था, है ना। दैट इज़ वाई ही वॉज सच अ गुड इंजीनियर, दैट इज़ वाई ही वॉज एबल टू एक्सेल इन दैट सब्जेक्ट, क्योंकि वो उनको वो फोर्स नहीं किया गया था उनके ऊपर, वो शौक से करते थे। दैट इज़ वाई ही टर्न्ड आउट टू बी अ गुड इंजीनियर, राइट। वो एक अच्छे इंजीनियर बने क्योंकि दैट वॉज ही वॉज डूइंग इट आउट ऑफ लव।
एंड सिमिलरली अगर आप कोई चीज़ आउट ऑफ पैशन या आउट ऑफ लव करते हैं, इस पर मैंने प्रकाश पादुकोण, अगर आपने नाम सुना हो, आपको मोस्ट ऑफ द पीपल नो हिम एज दीपिका पादुकोण's फादर, बट यू नो ही वाज ए बैडमिंटन चैम्पियन, मतलब इंडिया के बैडमिंटन के चैम्पियन का अगर आप पहले बैडमिंटन चैम्पियन की बात करते हैं तो उसमें प्रकाश पादुकोण का नाम आता है। उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना और उनसे पूछा गया कि भाई दीपिका पादुकोण जब बचपन में हमने सुना है कि बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती थी, है ना, लेकिन फिर जब वो फिल्मों में गई तो क्या आप डिसहार्टन नहीं हुए, क्योंकि आपकी 2 बेटियां हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, एक दीपिका और एक अनीशा। तो उनका कहना था कि भाई आपके कोई बेटा तो है नहीं, बिकॉज इंडिया में एक वो माइंडसेट है ना कि बेटे आगे बढ़ाते हैं। तो उनसे पूछा गया, बड़ा क्लीशे सा क्वेश्चन था कि आपकी 2 बेटियां हैं, एक दीपिका है एक अनीशा है, बेटी जो है वो गोल्फर है आपकी, दूसरी जो है अनीशा छोटी वाली। दीपिका जब इतना अच्छा बैडमिंटन खेलती थी तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं इसको प्रोत्साहित करूं और इसको बोलूं कि तुम बैडमिंटन ही खेलो और कहाँ ये मॉडलिंग और फिल्मों में जा रही हो? क्या आपको गुस्सा नहीं आई इस बात पे? तो यू नो ही सेड अ ब्यूटीफुल थिंग व्हिच स्टेड विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और उन्होंने कहा कि यू नो शी वाज गुड एट बैडमिंटन, शी लव्ड दैट गेम बट शी वाज नॉट पैशनेट अबाउट इट। शी लाइक्ड बैडमिंटन बट शी डिडंट लव इट इनफ टू परस्यू इट एज अ करियर। मतलब वो पसंद करती थी बैडमिंटन खेलना, पर मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि वो पसंद करती है बट वो उतना पसंद नहीं करती कि शी वॉज नॉट लाइकिंग इट और लविंग इट सो मच कि उसको करियर को परस्यू कर सके। और कहते हैं मेरी बहुत बड़ी फिलॉसफी है लाइफ में कि आपको बच्चों को हमेशा वो करने की छूट देनी चाहिए, आपको वो आज़ादी देनी चाहिए जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो जो करना चाहते हैं अगर वो करेंगे ना तो फिर आपको उनके पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, आपको उनको पुश नहीं करना पड़ेगा, आपको उनको धक्का नहीं देना पड़ेगा। मतलब आई हैव सीन डेज व्हेन आई हैड टू पुश दीपिका टू गेट अप इन द मॉर्निंग और उसको बैडमिंटन कोर्ट जाने के लिए मुझे उसको उठाना पड़ता था कि कम ऑन उठो और जाओ, राइट। ऑफ कोर्स वो जाती थी करती थी सब कुछ है, बट मुझे उसको कभी उठा के फिल्मों के सेट पे भेजने के लिए पुश नहीं करना पड़ा, वो अपने आप उठ के तैयार होती थी। एंड द फर्स्ट थिंग शी वुड डू इज शी वुड रश टू द स्टूडियोज एंड शी वुड रश टू द सेट। वो उसके अंदर से आता था, उसको उसमें थकान नहीं होती थी। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग जो कि आपको अंदर से आता है, जो चीज़ आप खुद करना चाहते हैं या वो आपका पैशन है लाइफ का, वो अगर आप लिटरली 24/7 भी कर रहे हैं ना तो आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी, आपको कभी लेथार्जी महसूस नहीं होगी, आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि यार आज फिर वही करना है उठ के या आज फिर जाना है, वो चीज़ आपको कभी नहीं आएगी। तो दैट इज इंटरनल ड्राइविंग फोर्स, वो जो है वो इंटरनल पैशन है आपका, उसमें सेंस ऑफ लव होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जितनी चीज़ें हैं कई बार वो भी आ जाती हैं कि आप कई बार अपने आप को माइंड को इस तरह से आप अपने वो कर लेते हैं कि अपने माइंड को आप इस तरह से चैनलाइज कर लेते हैं दैट यू ट्राई टू पुट बोथ थिंग्स ऑन द सेम पेज, कि आप कई बार प्रैक्टिकल जो आपके पैशंस हैं उसको भी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स उनको भी एक साथ मिला के देख सकते हैं और आप अपना व्यू रख सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी लर्नड हियर। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, उसके ऊपर बहुत सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक्टिविटी जब आप कर रहे हैं टू अटेन अवॉइड अ सेपरेट आउटकम, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप उसको इस मंशा के साथ कर रहे हैं या इस विचारधारा के साथ कर रहे हैं कि वो आपको कोई ना कोई आउटकम देगी, ठीक है। वो आपको कोई एक अलग सा सेपरेट सा आउटकम या अटेन या अवॉइड करने की बात कर रहे हैं आप, कोई सेपरेट आउटकम, आप या तो कोई चीज़ पाना चाह रहे हैं या कोई चीज़ अवॉइड करना चाह रहे हैं, या तो आप फेलियर अवॉइड करना चाह रहे हैं, आप क्रिटिसिज्म अवॉइड करना चाह रहे हैं, आप पनिशमेंट अवॉइड करना चाह रहे हैं, या फिर आप रेम्यूनरेशन पाना चाह रहे हैं, पे चेक पाना चाह रहे हैं, मॉनिटर का बैच पाना चाह रहे हैं या रिवॉर्ड पाना चाह रहे हैं, राइट। सो इट इज अबाउट द आउटकम। आप बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? कोई एक्टिविटी करना जिसमें जो सेंटर है वो है आउटकम, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बात करते हैं, अगर हम chances are many of the things you do each day are extrinsically motivated. Of course we don't divide it like that. हम उसको इतना ज़्यादा brainstorming करके डिवाइड नहीं करते कि भैया ये काम हम कर रहे हैं तो ये हम एक्सटर्नली मोटिवेट होकर कर रहे हैं या इंटरनली मोटिवेट होकर करते हैं। वी डोंट रियली प्रोसेस इट लाइक दैट, है ना। हम ये सोच के नहीं करते कोई काम, लेकिन इंटरनली जब हम कहते हैं ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारा अवचेतन दिमाग जो है वो ये चीज़ हमसे करवाता है, राइट। उसके फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। ऑफकोर्स अगर हम बैठ के सोचेंगे, विचार करेंगे उस बारे में तो हम उस नतीजे पे आएंगे, लेकिन नेसेसरीली हम वो सोच के करते नहीं हैं। दिस इज द डिफरेंस, राइट। अगर हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, चाहे वो स्कूल जाने से लेके, कोचिंग जाने से लेके, अबैकस क्लास जाने से लेके, स्विमिंग अटेंड करने से लेके, टेनिस खेलने से लेके, अगर ये आपका पैशन नहीं है स्विमिंग और टेनिस और आपको मम्मी पापा ने डाल दिया है तो, राइट, ये जो चीज़ें हैं ये शायद आप
एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं इस वजह से आप कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं इस वजह से आप कर रहे हैं, तो भी आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, राइट। मतलब अगर आप कोई चीज़ पेयर प्रेशर में कर रहे हैं तो भी आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं, राइट। अब जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ आपको कि मैं जब आपकी एज की थी 9th 10th, तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मतलब मुझे दैट वाज द टाइम जब मुझे किताबों की तरफ मेरा जो रुख था, जो जिसको आप कहते हैं ना द लाइफ लॉन्ग, जिसको कहते हैं आप एक कह सकते हैं कि बॉन्डिंग विद द बुक्स हैड स्टार्टेड, ठीक है। वो शुरुआत हो गई थी, शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी उसकी, क्योंकि मैं जब लाइब्रेरी से किताब वगैरह मिलती थी तो मैं उसको पढ़ा करती थी। या मेरी मदर का एक फ़िलॉसफी थी, एक फंडा था, एक तो हमारे घर में किताबें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। मतलब मेरे दादा जो थे उनको पढ़ने का बहुत शौक था, मेरे नाना जो थे वो एजुकेशन उससे थे, सेक्टर से थे, तो उनको पढ़ने का बहुत शौक था। मतलब दादा ने दोनों को नहीं देखा, पर उनकी किताबें हमें बड़ी विरासत में मिली। तो हमारे यहाँ किताबों का मतलब बहुत बड़ा शेल्फ होता था, उस पर किताबें किताबें हुआ करती थी। मेरी मदर को पढ़ने का बहुत शौक था, मेरे फादर वॉज एन एविड रीडर, तो हमारे घर में माहौल बहुत था पढ़ाई का। तो मुझे किताबें जो मिली तो मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में हर आदमी किताबें पढ़ता है। मतलब आई वॉज ऑफ द माइंडसेट कि हाँ, किताबें तो सभी के घर में होती होंगी और सभी के घर में ऐसी बड़ी बड़े से शेल्फ होते होंगे जिसमें किताबें होती होंगी। तो जिनके यहाँ नहीं होते थे तो मुझे बड़ा वो ऐसा लगता था कि अरे इनके यहाँ किताबें नहीं है, ऐसा कैसे। मतलब वो मेरी लाइफ का वो बहुत जिसको आप कहते हैं ना अभिन्न अंग था। तो किताबें पढ़ने का जब मुझे शौक हुआ तो आई यूज़ टू हैव माई नोज इन द बुक एंड रीड मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे दोस्त जो थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे, बहुत सारे वो दोस्त नहीं थे एग्जैक्टली, वो मुझे बहुत साल लगे समझने में कि वो मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे दोस्त नहीं थे, राइट। लेकिन मुझे बहुत उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फ्रेंड्स हैं, और मेरे फ्रेंड्स बड़ा मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो टाइम होता था जब उनको लगता था कि यार अपन कहीं बाहर जाते हैं, आज क्लास बंक कर लेते हैं, आज कोचिंग बंक कर लेते हैं, या आज अपन कोई बाहर ईटरी है वहाँ जाके अपन आज दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लेते हैं। एंड आई वॉज लाइक घर पे बता देते हैं एक बार। सो आई वॉज दैट गुड गर्ल ना, जो घर पे सब बता देते हैं। और इसका रीज़न ये था दैट आई वॉज नेवर पुट इन दैट स्टेट कि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े। नॉट दैट कि मैं बड़ी कोई महान महात्मा टाइप की थी, बट मुझे कभी वो स्ट्रेस ही नहीं दिया गया अपने घर पे कि मुझे झूठ बोल के कुछ करना पड़े। आई वॉज माई पेरेंट्स वर द कूलेस्ट एवर, लाइक उनको आप मैं सब कुछ बता सकती थी, इट वॉज नेवर द पॉइंट कि मुझे कुछ झूठ बोल के करना पड़े। सो आई वॉज लाइक घर पर बता देते हैं बंक क्यों करनी है क्लासेस तो आई वॉज मेड फन ऑफ। और ये चीज़ें मुझे आज इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आज मेरे अंदर वो सेंस ऑफ मेचोरिटी है कि मैं समझ सकती हूँ कि यार फाइन ना, अगर आपको कोई मुझसे प्रॉब्लम है दैट इज़ ओके। उस टाइम पे मुझे वो चीज़ें अफेक्ट करती थी जैसे वो आज आपको करती होंगी। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अप्रूवल ऑफ फ्रेंड्स, या बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं नहीं करूँगी तो दे विल जस्ट आउटकास्ट मी, या कुछ इस तरह का मेरे साथ हो जाएगा। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हिट करती थी वो चीज़ें। What I'm trying to tell you is कि मैं बहुत सारी चीज़ें इस वजह से उस टाइम पे करती थी, not because I liked doing it, I did it because my friends were doing it, and that was under a peer pressure which was very immense in this age, and I completely understand that. So that was also external motivation for me. Good or bad is different thing, but that was external motivation for me, right? इसके बाद हम देखते हैं, according to research published in Contemporary Educational Psychology, extrinsic motivation is a construct that pertains whenever an activity is done in order to attain some separable outcome. ठीक है, ये तो हम समझ गए ना, ये डेफिनेशन है, मतलब थोड़ा सा फंडा है ना, मतलब डेफिनेशन सुननी पड़ती है कई बार, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये पब्लिश कहाँ हुई थी, कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में हुई थी। और उनका फिर वही कहना है जो हम कह रहे हैं कि भाई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है किसका, बेसिकली जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं कोई रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, या कोई सा एंड रिजल्ट आपके दिमाग में होता है, या कोई एंड आउटकम को अगर जब आप प्राप्ति के लिए उसके लिए आप कोई कार्य करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये सेपरेबल आउटकम, ठीक है, उसके लिए किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ अब like exercising to lose weight, learning to speak Italian to impress your friends, or getting to class on time to avoid being yelled at by your teachers। मतलब क्या, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे मैंने बताया कि एक तो वो था कि जो पेयर प्रेशर वाला मोटिवेशन होता है ना, कि आपके ऊपर बहुत सारा पेयर प्रेशर है, आपके ऊपर दोस्तों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और जो चीज़ आप नहीं भी करना चाहते, आपको लगता है, आपको अंदर से वो नहीं लगता कि यार ठीक है, लेकिन फिर भी आप कर लेते हैं उस एज में, एक तो वो भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। या कई बार आप क्या करते हैं कि कई बार आप, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि कई बार आजकल क्योंकि बहुत जो यंग बच्चे हैं आपके एडोलेसेंस में, बहुत
बहुत ज़्यादा जो डाइट पे बहुत ज़्यादा, मतलब हम जब छोटे थे आपकी एज के थे तो हमने तो ये सुना ही नहीं था कि बैलेंस्ड डाइट मतलब दी जाती थी हमको, ऑब्वियसली हमको बताया जाता था नॉर्मल खाना जो था हम खाते थे, लेकिन हमको इस तरह के डिवीजन नहीं थे कि यू हैव टू टेक सो मच ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या यू हैव टू बैलेंस योर फैट इनटेक और कार्ब्स इनटेक और प्रोटीन इनटेक, जिस तरह की चीज़ें आज होने लगी है ना, दैट यू हैव टू कीप अप विद द डेयरीज एंड स्टफ, या यू हैव टू मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ, मतलब ये चीज़ें हमें दी जाती थी, बैलेंस्ड मील्स हमें दिए जाते थे, डाइट हमें दी जाती थी, बट ये चीज़ें हमें कभी क्लिक नहीं की, राइट कि हमें ये चीज़ क्लिक नहीं की कि भाई हम आलू के पराठे खा रहे हैं तो उसके ऊपर अगर हम सफ़ेद मक्खन डाल लेंगे तो वो फैट है एंड इट इज़ फैटनिंग एंड सो वी शुड नॉट हैव, मतलब आपकी एज में तो कम से कम ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं सोचते थे हम, या कैलोरी इनटेक कितना है या मेटाबॉलिज्म रेट कितना है, मतलब ये बातें ना दैट वाज कम्प्लीटली ग्रीक एंड लैटिन टू अस, मतलब वो हमारे बिल्कुल बाहर थी, हमारी वोकैबुलरी के बाहर की बातें थी है व्हेन वी वर योर एज, राइट, बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड। अब जो चीज़ें आ रही हैं, अब आपको मालूम है कि आसपास जो स्टडीज़ हो रही हैं, जो साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं बिकॉज the adolescent age, the teenagers are becoming obese, बहुत ज़्यादा obesity की problems आ रही हैं, बहुत ज़्यादा junk food की आ रही हैं, तो child related या adolescence में बहुत सारी बीमारियों जो है वो घेर ले रही हैं बच्चों को, तो ये चीज़ें अभी आने लगी हैं, right? So when they say that you have to run or you have to do some set of exercises because you have to lose weight, तो ये जो फंडा था to lose weight, ये यहाँ पे अगर वो lose weight जो आ गया है तो ये एक आपको एक तरह का extrinsic motivation है कि आपको बोला जा रहा है भैया ये करो तो इससे ये होगा, राइट, वरना हमारे उसमें तो पीटी होती थी, हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग में जो सुबह जो पीटी वगैरह करते थे बिल्कुल एकदम निढाल हो के करते थे, वही चीज़ होती थी कि कई बार बड़ा सही एनर्जी लेवल रहता था तो बहुत बढ़िया करते थे, कई बार नहीं मन होता था तो बिल्कुल ऐसे 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 हाथ उठाते थे, तो ऐसा भी होता था, राइट, तो वो भी चीज़ होती थी। लेकिन अभी बात क्या है कि हो रही है एक्सटर्नली मोटिवेट होने की, कि आपका एंड रिजल्ट क्या है या एंड आउटकम क्या है कि आपको वेट लूज़ करना है, ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है। या पहले जब हम साइकिल चलाया करते थे तो साइकिलिंग बच्चे जब करते थे तो हम शौकिया करते थे, है ना, आज भी आप लोग करते होंगे, बहुत सारे होंगे जो शौक में करते होंगे, पर नाउ इट इज़ लाइक आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं या पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि भाई इनको साइकिल कराया करो या इनको स्विमिंग कराया करो या इनको कोई एक्टिव स्पोर्ट्स खिलवाया करो, राइट, तो वो जो चीज़ है जहाँ पे प्रेशर आ जा रहा है, जहाँ पे वो चीज़ जो है वो अंदर से नहीं आके एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हो रही है, वो हो रहा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। या फिर अगर आप बात करते हैं कि आपको इटालियन आपने सीखी क्यों, क्योंकि आपको अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना है, राइट, या आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखी, आपने पर से आपने फ्रेंच सीखी या स्पेनिश सीखी, राइट, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट डूइंग बिकॉज आप वो करना चाहते हैं, या आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको विक्टर ह्यूगो पढ़ना है फ्रेंच में, राइट, विक्टर ह्यूगो बहुत अच्छे फ्रेंच राइटर हैं, राइट, या आप अगर रशियन सीख रहे हैं तो यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू स्टडी टोल्स्टॉय और गॉकी, आप इसलिए नहीं कर रहे हैं, या आपको मतलब आपका खुद का इंटरनल ड्राइविंग फोर्स नहीं है उसका, राइट, या अगर आप बंगाली सीख रहे हैं तो आप मे बी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको टैगोर को पढ़ना है, या यू हैव दैट एफिनिटी टू दैट लैंग्वेज, या आप उसको सीखना चाहते हैं या आप उसके कल्चर को सीखना चाहते हैं, अगर वो चीज़ है तो वो इंटरनल हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं है और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं और वर्ल्ड लैंग्वेजेस आनी चाहिए बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग कॉर्पोरेट, है ना, जैसे दुनिया आजकल बोलते हैं ना कि भाई ग्लोबलाइजेशन का युग है, कॉर्पोरेट का युग है, फ्रेंच एंड फॉरेन लैंग्वेजेस आर लाइक एडेड बेनिफिट, या करियर ग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इट शोज वेल ऑन योर सीवी, तो ये चीज़ें आप जो करते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर इंसान को आप बहुत इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें जब आप करते हैं तो दैट इज अगेन दी एक्सटर्नल मोटिवेशन, राइट नाउ। या फिर आप एक सिंपल सी चीज़ है कि आप रोज़ सुबह भैया या कोचिंग में या क्लास में आप बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल एकदम सच सवर के एकदम राजा बेटा बन के आप टाइमली पहुंच जाते हैं, क्यों, क्योंकि पता चला कि अगर आप लेट हो गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी या आपकी जो मैम है, जो टीचर्स हैं, वो आप पे फिर से गुस्सा करेंगे, राइट, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के, कोई चीज़ जो आपको बाहर से पुश कर रही है, धक्का दे रही है, राइट, कुछ काम करने के लिए। नाउ extrinsic motivation is doing something for the external reward you get from it. In your school life, this can include getting a monitor badge,
आपको मतलब स्कूल लेवल पे कैसे आप समझेंगे कि इससे या तो आपको मॉनिटर बैज मिल जाएगा, इफ़ यू आर डूइंग एंड परफॉर्मिंग वेल यू कैन गेट अ मॉनिटर बैज, या कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स या एक्स्ट्रा इफ़ यू आर बीइंग टाइडी और इफ़ यू आर बीइंग नीट एंड टाइडी एंड यू आर टेकिंग मोर एफर्ट्स एंड मोर थिंग्स, जब आप अपनी प्लेट्स जो हैं बहुत अच्छे से गुथ के बना रहे हैं, या आप अपना हेयर स्टाइल बहुत अच्छा रखे हुए हैं, आपके कपड़े जो हैं नीटली पिन्ड अप हैं और प्रेस्ड हैं और आयरन हैं और शूज़ जो हैं बिल्कुल परफेक्टली पॉलिश्ड हैं एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। तो ये आपको वैसे भी होना चाहिए, बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज यू शुड डू इट, बट यू आर डूइंग इट बिकॉज उसके आपको टाइडीनेस के या क्लिनलीनेस के या हाइजीन के मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं या समथिंग लाइक दैट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। समथिंग व्हेन यू आर लुकिंग आउट फॉर द आउटकम, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। या आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने ये काम किया ना तो वो जो है ना मेरी फेवरेट टीचर जो है, मतलब वो जो मैम है या फेवरेट सर जो है मेरे, वो मुझे अप्रिशिएट कर देंगे, तो ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। आपकी एज में बहुत बड़ा फैक्टर होता ही है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि आप अवॉइड करना चाहते हैं कि भैया आपको पनिश ना किया जाए, पता चला पूरी क्लास में, हमारे टाइम पे तो यही होता था, अब आप लोगों के टाइम पे हमको नहीं पता क्या होता है, वरना हमारी क्लास में तो हमको एक्चुअली बाहर खड़ा कर दिया जाता था कि काम नहीं करके आए हो, गेट आउट ऑफ द क्लास, और बाहर ऐसे खड़े रहो, हाथ ऊपर करके खड़े रहो या कॉरिडोर में खड़े रहो या वट एवर, राइट। तो वो हालांकि पनिशमेंट जैसी पनिशमेंट नहीं लगती थी, क्योंकि अकेले थोड़ा होते थे हम खड़े होने वाले, बहुत लोग होते थे, आते जाते लोग देखते थे, सब कुछ होता था, लेकिन खैर वो दैट वाज अ फन पनिशमेंट, वो दैट इज़ नॉट वो चीज़ जो है वो डिलीट कर दो दिमाग से जो मैंने कही। लेकिन हाँ, मतलब आपको जो डर है कि आपको बेसिकली पनिश ना किया जाए पूरी क्लास के सामने, कोई कुछ बोले ना टाइप का, तो वो जो है वो भी पनिशमेंट है। नाउ अगर आप करियर की बात करते हैं, तो अगर आप बात करते हैं या फिर आप जो करियर अगर आप परस्यू कर रहे हैं लेटर इन लाइफ, तो उसमें आप कह सकते हैं ये किसका फंडा है, ये किसी ने कहा है ये, ठीक है। ये जो मैंने आपको पूरी बातें बताई हैं ये मैं आपको फिर से दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि किसी व्यक्ति ने कही है, और किस व्यक्ति ने कही है ये बात बोली है बेसिकली शोना क्लार्क ने, ठीक है। शोना क्लार्क का कहना है ये, और शोना क्लार्क कौन है, बेसिकली क्लार्क एग्जीक्यूटिव कोचिंग है, ठीक है, जिसमें लीडरशिप डेवलपमेंट कंपनी है काफ़ी फेमस, उसकी जो हेड है शोना क्लार्क, उनका ये कहना है ये फंडे जो है ये उनके दिए हुए हैं, मेरे नहीं हैं। ऑलराइट, नाउ when you find your inspiration waning, refocusing on external reward is a quick way to recommit to a goal or activity, whether that be performing well at school or sticking to an exercise routine. If you find yourself grumbling through your commute each day to perform a job that you're not very crazy about, try focusing on the external reward, be it the best student badge that will give you the edge over, or playing a sport that will boost up your stamina and help you be the hero amongst the teammates, or even the brownie points to get motivated. तो basically मतलब क्या है यहाँ पे कि जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन करना है, अब पढ़ाई करना, आप कितना भी पढ़ाकू बच्चा कोई क्यों ना हो, कितना भी उसको किताबों का शौक़ क्यों ना हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, स्कूल जाना, स्कूल जाके वो पढ़ाई करना किसी को भी पसंद नहीं आता। कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कहेगा कि हम तो बड़े शौक़ से पढ़ते थे और हमारा तो शौक़ पढ़ना है, ठीक है। रीडिंग का शौक़ होना बात अलग है, नॉलेज एक्वायर करने का शौक़ होना बात अलग है, लेकिन एकेडमिक किताबें, जो किताबें आपको स्कूल बुक्स पढ़ने का शौक़ किसी को नहीं होता, ठीक है, किसी को भी नहीं होता। लेकिन वो जो करना है वो तो करना ही है। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इट इज़ वर्थ डूइंग द बेस्ट। या तो कोई काम करो मत, या कर रहे हो तो फिर यार अपना 100% दे दो, क्योंकि करना तो है ही। अच्छे मन से करोगे तो भी, बुरे मन से करोगे तो भी। अच्छे से करोगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा, बुरे मन से करोगे तो थोड़ा सा और लंबा और ज़्यादा खींचने वाला लगेगा, राइट। सो व्हाट वी ऑलवेज नीड टू लर्न, हर जगह जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, हर चीज़ हम वो नहीं कर सकते जो हमारा मन करता है। कुछ चीज़ें हमें वैसे भी करनी पड़ती हैं जो कि हमें नहीं मन करता करने का, लेकिन हमें फिर भी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दी रीजंस, बिकॉज ऑफ दी एन नंबर ऑफ रीजंस दैट वी हैव, राइट। जैसे आपको स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, आपका मन नहीं करता होगा, है ना। कई बार होता है कि भाई बहुत बढ़िया बारिश हो रही है बाहर, क्या बढ़िया आवाज़ आ रही है बारिश की, बढ़िया से इतना मुंह तक रज़ाई ढाको और सो जाओ, होता है ना कई बार। या गर्मी में जब बहुत अच्छा एसी चल रहा होता है बिल्कुल आपका जो, या कूलर चल रहा होता है, टेम्परेचर अच्छा हो जाता है, बिल्कुल आपका दिल नहीं करता कि आप निकलो बाहर और फिर वही गर्मी धूप पसीने में जाओ, होता है ऐसा, राइट। लेकिन फिर भी आप अपने आप को पुश करते हैं, मम्मी बोलती है कि नहीं स्कूल तो जाना है, अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, ऐसे आज छुट्टी नहीं मिलेगी, बिल्कुल छुट्टी नहीं होगी, उठो और जाओ,
होता है कई बार, राइट। अब आप सोचिए कि मम्मा या पापा या आपके घर वाले आपको तो उठा के भेज देते हैं तैयार करके कि नहीं स्कूल तो जाना है, छुट्टी नहीं होगी ऐसे, राइट, अटेंडेंस काउंट होती है, मैम बोलेंगी। लेकिन आपको पता है आपके पेरेंट्स के बारे में एक सीक्रेट, कि वो भी जो अपना काम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम करते हो, अगर वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कुछ और काम करते हैं, दुकान है उनकी, कोई शॉप है उनकी, कुछ भी जो भी काम करते हैं, या इवन अगर होम मेकर हैं या हाउस मेकर हैं या घर पे रहते हैं, तो भी मैं आपको बताऊं कि वो जो काम वो करते हैं या डेली कोर्स जो उनको करने होते हैं, नॉट नेसेसरली वो हर बार उतना मोटिवेटेड फील नहीं करते उसको करने के लिए। किसी का भी ऐसे दिल नहीं करता कि आप उठो, सुबह तैयार हो, सबको अच्छा लगता है आराम, कोई भी किसी को भी ना, जिसको बोलते हैं ना, हर आदमी को आराम अच्छा लगता है, किसी का भी दिल नहीं करता। आपकी मम्मा से अगर आप पूछोगे ना कि सुबह उठ के आपके लिए टिफ़िन बनाना, तो वो भी उनके लिए एक टास्क लगता है। ऑफकोर्स उनको अपने बच्चे को खिलाना होता है, वो मदर्स की और मदरली भावनाएं होती हैं, वो अलग हैं, लेकिन वो सुबह उठ के आपको पूरा वो तैयार करके, आपके लिए टिफ़िन तैयार करके आपको स्कूल भेजना, फिर घर के काम करना, या अगर वो कहीं ऑफिस जाती हैं तो ऑफिस जाना, या सिमिलर विथ योर फादर, वो चीज़ें करना उनके लिए भी टास्क है। बट देयर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू डू, वो आपको करनी ही है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो पूरा जो चक्र है ना, ये जो काम कर रहा है, जो साइकिल है लाइफ की, वो पूरी की पूरी पड़ जाएगी ठप। तो हर आदमी की कोई सेंस ऑफ ड्यूटीज़ होती है जो आपको करनी पड़ेंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, बट यू हैव टू गिव इट योर शॉट। तो अब इसमें ये बात होती है दैट इफ समथिंग इज वर्थ डूइंग, इट इज़ वर्थ डूइंग बेस्ट। दिस इज़ वॉट आई ऑलवेज से। ये मुझे किसी ने बोला था बहुत सारे फंडे तो मैं आपको ऐसे दे देती हूँ जो मैं सुन के बड़ी हुई हूँ, और यही मोटिवेशन होता है बेसिकली, कि कुछ चीज़ जो आपके साथ इतने लंबे अरसे तक रह गई है, मतलब आई विल कंसिडर माई सेल्फ अ गुड टीचर। अगर मैं जो आपको ये फंडे समझा रही हूँ उसमें से कुछ चीज़ें अगर आपके साथ लंबे अरसे तक रह जाएंगी और आप बोलेंगे कि मैंने उस वीडियो में सुना था या उन मैम को बोलते हुए सुना था, और दैट इज़ वाई इट स्टेड विथ मी, सो दैट इज़ अ कम्पिटेंट टीचर, लाइक आई विल कंसिडर माई सेल्फ अ सक्सेस अगर ऐसा होता है तो। बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें ऐसी याद हैं जो मुझे आपकी एज में मैंने सुनी थी, ठीक है। जैसे मैं आपसे वही लिख रही हूँ यहाँ पे, इफ़ समथिंग इज़ वर्थ डूइंग, मतलब क्या, कि अगर कोई चीज़ करनी है, अगर कोई चीज़ वर्दी है, करनी ही है, तो फिर उसमें अपना बेस्ट दो। फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए, फिर उसमें आनाकानी नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें ना टालम टोल वाला काम नहीं होना चाहिए, फिर उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार काम चलाऊ कर दिया, बस हो गया, निपटाओ, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ अगर आपको आ गई ना, अगर एक बार ये चीज़ दिमाग में बैठ गई कि यार काम निपटाना है, जैसे तैसे करके कर दो, ठीक है, अगर ये एफिशिएंसी वाला फंडा अगर उसमें से हट गया ना, तो आई एम टेलिंग यू आप लाइफ लॉन्ग सफ़र करेंगे, क्योंकि वो अगर आपके चरित्र में वो चीज़ आ गई, बिकॉज ये ना दिस इज़ अ मैटर ऑफ कैरेक्टर, राइट। ये आपके कैरेक्टर या आपके किरदार का मामला है, कि अगर कोई चीज़ आपके किरदार में बैठ गई ना, कि आपको बस काम चलाऊ करके दे देनी है, तो वो आप हर जगह सिर्फ काम चलाएंगे और हर जगह आप टालम टोल करेंगे। वो सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो किसी एक एस्पेक्ट में नहीं होगा। अगर आप एफिशिएंट हैं, अगर आप लेबोरियस हैं, अगर आप अपने काम में 100% देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो चीज़ आपको पसंद है या नहीं है, क्योंकि आपको करना है इसलिए आप उसको बेहतर करते हैं, तो आप हर चीज़ में वो चीज़ बेहतर करेंगे, ठीक है। आप अपने एज अ स्कूल स्टूडेंट यू विल डू एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट, एज अ कॉलेज पर्सन व्हेन यू विल गो टू कॉलेज यू विल ट्राई टू गिव योर बेस्ट। आपको असाइनमेंट देने होंगे, तो अगर आपने इधर उधर पैसे दे के असाइनमेंट बनवा लिए, ये करते हैं दीदी भैया लोग, पता है आपको, कि अगर बनवा लिए तो उससे आप कुछ नहीं सीखेंगे, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि वो स्किल्स आपके अंदर रह जाएंगी, और वो स्किल्स ज़रूरी हैं क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले सालों में आपको हेल्प करेंगी। आज आपको उनकी अहमियत समझ में आए या ना आए, आज भी आपको लगता होगा ना कि जो असाइनमेंट्स वगैरह मैम बनवाती हैं, कई बार बहुत बड़े असाइनमेंट्स होते हैं, आप सोचते हैं कि आपकी मम्मी आपकी हेल्प कर दें, या आपके फादर आपकी हेल्प कर दें, दीदी भैया जो भी हैं आपके घर में वो आपकी हेल्प कर दें, इट विल नॉट टेक यू टू प्लेसेस। वो उस टाइम पे आपको तारीफ ज़रूर मिल जाएगी, उस टाइम पे आपको ज़रूर बोल दिया जाएगा कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बट उससे आपने कुछ नहीं सीखा, राइट। सो इट इज़ बेटर दैट यू गिव योर 100% टू इट। इफ़ यू आर गिविंग योर 100%, ट्राई मी
ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप अपने कार्य में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपना 100% देते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप बेस्ट करते हैं बाकी सबके हिसाब से, अगर आप अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है, सो दैट विल टेक यू प्लेसेस इन द लॉन्ग रन, आपको अपनी लाइफ में हर जगह वो आगे ले जाएगा। आपको एडमिरल मैक रेवन का आपने नाम सुना होगा, उनका जब मैंने आपको बात बताई थी, जब वो नाम नहीं, सॉरी मैंने नाम आपको नहीं बताया, यूएस के एडमिरल थे मैक रेवन, उनका एक सील वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। आप नेवल उसमें पता कीजिएगा कि नेवल सील क्या होता है, ठीक है, गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, आपको मैक रेवन का नाम ढूंढिएगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात उसमें एक बोली, जो उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की थी, उन्होंने बोला दैट इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, स्टार्ट बाय मेकिंग योर ओन बेड, राइट। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ, आप अपना सुबह उठिए, अपना बेड खुद बनाइए। सबसे पहला स्टेप, अगर आप सक्सेस पाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उठ के अपना बिस्तर खुद बनाइए। मतलब आप जहाँ सोए हैं आप तकिए जगह पे रखिए, आप अपनी जो आपकी जो बेसिकली आपका जो ब्लैंकेट वगैरह है उसको फोल्ड करके रखिए, अपना जो चादर है उसको वापस झटकिए, वापस दोबारा बिछाइए। इफ़ यू आर मेकिंग योर ओन बेड, यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, बिकॉज एक बार because उन्होंने उसका रीज़न भी दिया, and everybody laughed, you know, and he said that if you're making your own bed, it will give you a small टाइनी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। मतलब वो जो छोटी सी एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है कि आपने एक टास्क कंप्लीट किया, जो टास्क आपको दिया गया था, यू कंप्लीटेड दैट टास्क, एंड दैट टाइनी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपको और टास्क करने की आपको प्रोपेल करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, एंड यू विल डू बिगर टास्क इन अ बेटर वे, राइट। और अगर आप जिस काम के लिए निकले हैं, इफ़ यू हैव सेट आउट योर फुट टू डू समथिंग बिगर इन अ डे, और अगर आप वो कर लेते हैं तो उसकी शुरुआत जो है वो एक अच्छे काम से हुई, एक अच्छे काज से हुई, एक अच्छे टास्क से हुई, एक जो आपने किया था उससे शुरुआत हुई। या अगर वो काम नहीं होता है इन केस एंड यू फेल एट दैट वर्क, एटलीस्ट यू विल कम होम टू द बेड दैट यू मेड। तो कम से कम आप घर आएंगे लौट के तो आपको अपना बिस्तर जो है, आपको अपना जो कमरा है वो बना हुआ मिलेगा, जमा हुआ मिलेगा, और वो चीज़ आपको इरिटेट नहीं करेगी, एंड यू विल फील दैट एटलीस्ट यू डिड समथिंग, राइट। यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट डू थिंग्स which are worthy टू योर बेस्ट कैपेबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप बात करते हैं कि जिस दिन आप अपनी इंस्पिरेशन वेन होते हुए दिखते हैं ना, जिस दिन आपको लगता है कि यार आज नहीं दिल कर रहा, आज हिम्मत नहीं हो रही, उस दिन जस्ट गिव योर सेल्फ अ लिटिल पुश, थोड़ा सा पुश कीजिए अपने आप को और रीफोकस करने की कोशिश कीजिए। और उस टाइम पे इंटरनली आप ड्रिवन हो ना हो, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के बारे में सोचिए। जो भी चीज़ इसका आउटकम होगी या लॉन्ग टर्म में कैसे आपको रिवॉर्ड करने वाली है, आप उस बारे में सोचिए। तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो आप रीएडजस्ट कर पाएंगे, अपना फोकस रीएडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें अगर आप बात करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज रूटीन की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया अगर आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, या आज मेरा लेग्स डे है और मैंने वर्कआउट नहीं किया, या मैंने ढंग से अगर नहीं किया, तो भाई वो कल जो है ना वो पैर इतने दुखने वाले हैं कि बिल्कुल चलने की भी हिम्मत नहीं होगी। या आज अगर आप एनसीसी में हैं और आपको मार्च पास किया आपने और एकदम आपके पैर टूटने लगे हैं लिटरली, एंड यू आर अबाउट टू जस्ट कोलैप्स, राइट। और जब आप कर रहे हैं और फिर आप कल की छुट्टी मार देते हैं, या कहते हैं कि कल का अभी दर्द है जो अभी वो चल रहा है, यार आज जाके मेरी हिम्मत नहीं है, यू हैव टू गिव योरसेल्फ दैट एक्स्ट्रा पुश। क्योंकि पता है आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज़ थी जो मैं जब मैंने सुनी थी जब जिम विम स्टार्ट किया था उस टाइम पे, कि दर्द जो है ना वो दर्द को ख़त्म करता है। जब आपको जो एक्सरसाइज का दर्द होता है वो एक्सरसाइज करने से ही जाता है, जो स्पोर्ट्स का दर्द होगा वो स्पोर्ट्स खेलने से ही जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप जिस दिन यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड एंड मोटिवेटेड अबाउट डूइंग समथिंग, think about the outcome and think about the efforts that you have put in, right। अगर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा on the last day of the exam, या जो एग्जाम से एक हफ्ते पहले, so think about the whole year जो आपने साल भर उन किताबों के साथ माथापच्ची की है, जो साल भर आप स्कूल गए हैं, जो साल भर आपने पढ़ाई की है, जो साल भर आपने मेहनत की है, वो इस एक हफ्ते में अगर आपने नहीं की तो द एवरीथिंग विल फॉल flat, right। So try to get for the external motivation factors। अगर आप बात करते हैं, अगर आप commute नहीं कर पा रहे, if you are not able to push yourself and get yourself to work towards it, you need to focus your energies on the external rewards, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि आप अपने आप को किस तरह से प्रोग्राम करते हैं, आप अपने आप को के दिमाग को किस तरह से बहलाते हैं ना। कई बार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मालूम है। दिमाग जो होता है ना कई बार बहुत बुद्धू होता है आदमी का, मालूम है। आपको लगेगा कि ये कैसी बात कह रही है मैम, दिमाग कैसे बुद्धू हो सकता है, दिमाग से तो हम सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, दिमाग वाकई में इंसान का कई बार बहुत बुद्धू सा होता है। मतलब वो ना, आप कई बार उसको ट्रिक कर सकते हैं, कई बार आप उसको घुमा सकते हैं। कई बार ये महसूस करके देखना कि कई बार ये चीज़ें होती हैं कि आप उसको यू कैन
ट्रेन योर माइंड, यू कैन एक्चुअली मेक इट थिंक द वे यू वांट। आपको अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं आज बहुत लेथार्जिक हूँ, योर माइंड विल प्रोसेस इट लाइक दैट। और अगर आपको चोट लगी हुई है एंड यू आर एबल टू पुश करें, यार ठीक है आई कैन डू इट, या वेल आई कैन डू इट। आप अगर इस चीज़ को बोल रहे हो ना आई कैन डू इट, ट्राई मी दिस थिंग, कि आपका दिमाग थोड़ी देर बाद आपको वो समझाने लगेगा कि हाँ ठीक है, थका हुआ है शरीर, लेकिन आप कर लेंगे। या आप कभी ये बात सोच के देखिएगा कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आज मेरे पेट में दर्द है, कभी बहाना बनाया स्कूल में, स्कूल जाते टाइम मम्मी से कहा कि मम्मा आज तो मेरे बहुत पेट में दर्द है, आई हैव अ टेरिबल स्टमक एक, आज तो स्कूल हो ही नहीं पाएगा, आज तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, आज तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा। किया है कभी? सबने किया है ना, मैंने भी किया है, सबने किया है, सब बच्चों ने करते हैं कभी ना कभी। लेकिन बात क्या होती है कि जिस दिन आप ये बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा जिस दिन आप ये बोलते हैं कि एकदम ऐसा पेट पकड़ के आप लेट जाइए कि मैं तो बहुत पेट में दर्द है, बहुत पेट में दर्द है, बहुत पेट में दर्द है, कुछ देर बाद महसूस करना, अगर ये चीज़ आपने 2, 5, 10 मिनट हुआ तो ठीक है। अगर आपने इसको थोड़ा लंबा खींच दिया ना स्ट्रेच में, कि थोड़ा सा अच्छी एक्टिंग कर ले, मतलब मम्मी को बिल्कुल आज तो कन्विंस कर ही लेंगे कि अपन को पेट में दर्द है, इसलिए अपने स्कूलिंग करना पड़ेगी अपने को, कि पता चला बेटा स्कूल का टाइम खत्म और तुम ठीक। तो ऐसा तो होता नहीं। तो थोड़ा जिस दिन आपने अपनी एक्टिंग जो है, अपनी स्किल्स होन करने की आपने कोशिश कर ली और वो स्किल एक्टिंग थोड़ी लंबी कर ली ना, और ये बोलते बोलते कि पेट में दर्द है, देखना एक्चुअली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगने लगता है, आपको वाकई लगने लगता है कि यार कुछ तो हो रहा है पेट में, मतलब थोड़ा बहुत तो दर्द है, राइट। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर प्रोसेसिंग योर ब्रेन। मतलब मैं आपको कह रही हूँ ना, दिमाग बहुत बुद्धू होता है, कई बार हम उसको वो चीज़ करवा सकते हैं जो चीज़ हम करना चाहते हैं। समटाइम्स यू कैन जस्ट जो स्ट्रॉन्ग विल होती है ना, वो कई बार उसको पुश कर देती है और आप वो चीज़ कर सकते हैं एक्चुअली। सो दैट इज़ वाई अगर मैं कहती हूँ, या इसमें कई बार मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी जो भी आपका एक आउटकम आपने मान लिया ना कि यार अगर मैं ये करूँगा तो इससे ये हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं ये करूँगा तो इससे ये नतीजा आएगा, सो दैट विल हेल्प यू रीच दैट गोल। कई बार वो ब्राउनी पॉइंट्स जो है ना बहुत सही काम करते हैं, मालूम है, ब्राउनी पॉइंट्स कई बार बहुत सही काम करते हैं। ब्राउनी पॉइंट्स मतलब आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे या आपको कोई पॉइंट्स दिए जाएंगे, अब तो आप लोग थोड़े बड़े हो गए हैं ब्राउनी पॉइंट्स के इससे, लेकिन ये भी बहुत सही फंडा काम करता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो भैया आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, या आपको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे या पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे, दिस विल ऑल्सो वर्क, राइट। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज द डे यू आर नॉट फीलिंग वेरी ग्रेट, द डे यू आर नॉट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड गुड अबाउट योर सेल्फ, जस्ट गिव योर सेल्फ अ पुश एंड डू थिंग्स फॉर द एक्सटर्नल रिवॉर्ड, बिकॉज ट्रस्ट मी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो कि हर दिन उतना ही एनर्जेटिक फील करता है और हर दिन अपने एकदम बिल्कुल एट द बेस्ट सेल्फ रहता है। सबको नहीं आता, कभी ना कभी वो लेथार्जी सब में सेट इन होती है, कभी ना कभी वो चीज़ सबके अंदर फील होती है कि यार आज इट इज़ अ वेरी लो डे एंड आई डोंट वांट टू डू इट। अब आ जाते हैं अपन सेकंड पार्ट पे, अब अपन आ जाते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे, उस चीज़ पे जो कि आपको अंदर से पुश कर रही है, या जो चीज़ आपको अंदर से आपको कह रही है कि भाई साहब जाइए एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड यू नीड टू सक्सीड एट इट, ठीक है। उसकी बात कर लेते हैं। इंटरनल ड्राइव जो होती है सक्सेस के लिए, या फिर सेंस ऑफ पर्पस, जिसमें आप आउटकम जो होता है ना, जो रिजल्ट होता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिसमें मंजिल जो होती है ना वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, रास्ता जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या जो चीज़ अंदर से आती है ना, जो अंदर से आवाज़ आती है, मतलब जो आप रियल में करना चाहते हैं, अंदर से करना चाहते हैं, और वो आपको कोई बोलता नहीं है, किसी को आपके अंदर जाके वो इंस्टिल नहीं करनी होती, कोई लेक्चर नहीं देना होता, कोई फंडे नहीं पिलाने होते, कुछ नहीं करना होता, आपको अंदर से आपके दिल की आवाज़ होती है, वो जो चीज़ होती है वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो आपको अंदर से पुश कर रही है। मतलब क्या, द जर्नल ऑफ कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल साइकोलॉजी डिफाइंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन एज डूइंग एन एक्टिविटी फॉर इट्स इनहेरेंट सेटिस्फैक्शन। मतलब यहाँ पे आउटपुट का रोल नहीं होता, ये जो चीज़ है वो इनहेरेंट सेटिस्फैक्शन, आप अपने आत्मिक संतुष्टि के लिए जो चीज़ करते हैं, आप अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए, या आप अपनी आंतरिक जिसको बोलते हैं खुशी के लिए जो चीज़ करते हैं, वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, रेदर देन फॉर सम सेपरेबल कॉन्सिक्वेंस। मतलब आपको कोई आउटकम नहीं चाहिए, रियली आउटकम आ रहा है, दैट इज अ रिवॉर्ड, दैट इज एन एडेड थिंग, बट यू आर डूइंग इट बिकॉज फॉर द लव ऑफ इट, तो उसको हम कहते हैं inherent satisfaction. When intrinsically motivated, a person is moved to act for fun or challenge entailed rather than because of the external product, pressure or rewards. मतलब ये जो चीज़ आ रही है वो आपको, जैसे मैंने कहा ना कि किसी को आपके सर पे डंडा नहीं बजाना पड़ेगा। अगर आपको बास्केटबॉल खेलने का शौक है, अगर आपको स्विमिंग करने का शौक है, अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है, अगर आपको ड्रामा करने का शौक है, अगर आपको लैंग्वेज लर्न करने का शौक है, अगर आपको मैथ्स अटेम्प्ट करने का शौक है, अगर आपको नॉवल पढ़ने का शौक है, अगर आपको खाना बनाने का शौक है, जो भी, अगर जो चीज़
चीज़, जो आपकी शौक है, जो आपका पैशन है, जो आपकी हॉबीज़ हैं, उसके लिए आपको किसी को फोर्स आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कभी मम्मी पापा या टीचर्स या किसी को भी आपको आके बिल्कुल ये नहीं बोलना पड़ेगा कि अगर तुमने आज एक पेंटिंग कंप्लीट नहीं की ना तो तुम देखना, कोई नहीं बोलता। या अगर आपको बोला जाए कि आज तुमने अगर 4 लैप पूल के नहीं मारे ना तो तुम देखना, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्विमिंग का शौक है, आप अपने आप 4 लैप मारेंगे। आपको पेंटिंग बनाने का शौक है, मैम बोले नहीं बोले, मम्मा बोले, पापा बोले, आप बढ़िया वो स्केचेस और कलर पेन्स लेके बैठ जाएंगे और आप उसको बढ़िया से पेंट करेंगे एंड यू विल गिव अ मास्टरपीस, राइट? व्हाई? बिकॉज वो आपके अंदर की आवाज़ है। दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, दिस इज वॉट इज ड्राइविंग यू। आपको वो आप करना चाहते हैं, वो आपका इंटरेस्ट है। नाउ इंटरेस्ट इन हॉबीज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, वी कीप इट रिपीटिंग। हॉबी करना, मेरी हॉबी है मतलब कोई चीज़, और इंटरेस्ट होना, इसमें क्या डिफरेंस होता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है? बिल्कुल 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये मैं ज़रूर बता दूँ। लोग उसको सिनोनिमस समझते हैं लेकिन वो सिनोनिमस नहीं है। यू गॉट टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। आपने कई जगहों पर सुना होगा कि इंटरेस्ट की जगह लोग हॉबीज़ बोल देते हैं, हॉबीज़ की जगह लोग इंटरेस्ट बोल देते हैं, लेकिन ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? इसमें जो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट है ना उसका भी अंतर है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसका भी अंतर है। कैसे है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है? अब जब मैं बात करती हूँ आपसे, होपफुली यू हैव अ हैंडफुल ऑफ एक्शन यू परफॉर्म ईच डे दैट फॉल अंडर दिस बकेट। इसमें बहुत सारे ऐसे काम होंगे, होपफुली आई एम रियली होपिंग कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम होते हों जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से ड्रिवन हो, ना कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से। आई सो होप कि IGKO का ये जो एग्जाम आप लोग दे रहे हैं ना, ये भी आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो। आई रियली होप, बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं है, अगर आप एक्सटर्नली दे रहे हैं या आगे ये दे रहे हैं कि ओलंपियाड के जो मार्क्स हैं वो बहुत वैल्यूबल एग्जाम है एंड दैट विल बी वेरी गुड, आपके लिए आगे चल के हेल्पफुल होगा, दैट इज ऑल गुड, दैट इज परफेक्ट। लेकिन आपने IGKO सेलेक्ट किया है तो आई एम होपिंग कि आपका इंटरेस्ट होगा करंट अफेयर्स में, आपका इंटरेस्ट होगा GK में, आपका इंटरेस्ट होगा दुनिया के बारे में जानने में, अपनी दुनिया जहाँ पे आप रहते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होगा, आपको जानकारी होगी, और आपका इंटरेस्ट होगा कि एक इंक्विजिटिवनेस होगी, एक जिज्ञासा होगी। जैसे मैं छोटी थी ना, तो मैं आपको आज IGKO इसलिए पढ़ाती हूँ बिकॉज मुझे उसमें इंटरेस्ट था। मुझे वो मार मार के किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें GK की किताबें पढ़नी है, या तुम्हें तुम्हारा GK शार्प होना चाहिए, या तुम्हारा करंट अफेयर्स शार्प होना चाहिए। आई वॉज इनहेरेंटली इंटरेस्टेड इन नोइंग द वर्ल्ड अराउंड मी। मुझे मज़ा आता था पढ़ने में, मतलब मुझे मज़ा आता था नॉर्मली चीज़ें पढ़ने में, मुझे GK की किताबें पढ़ने में मज़ा आता था, मुझे डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते थे उनको ढूंढने में मज़ा आता था, राइट? तो मेरा अगर आज सब्जेक्ट, अगर आप कोर सब्जेक्ट बात करते हैं, चाहे वो GK हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, सो दैट वाज समथिंग दैट आई एंजॉयड डूइंग। मुझे मज़ा आता था ड्रामास पढ़ने में, मुझे मज़ा आता था पोएम्स पढ़ने में, मुझे मज़ा आता था थिएटर करने में। So that was my interest. What I did with my life is completely different thing, but at least this is what I am doing and this gives me a sense of satisfaction, and that is why I am doing it, right? So I really hope that you are doing something जो कि आपको internally motivate करता है, internally आपको drive करता है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप और भी करते होंगे। Your school life may not provide obvious source of intrinsic motivation, but perhaps you head out to run because you enjoy the experience of plunging and pounding the pavement, or help your neighbor carry their groceries up the stairs because you genuinely feel good doing it. ठीक है? इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे नेसेसरली मैंने कहा कि कोई भी इंसान कितना भी पढ़ाई का शौकीन क्यों ना हो, मुझे पढ़ने का शौक था, मैंने अपने बारे में आपको बताया, मैंने आपसे कहा कि किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक था एंड स्टफ लाइक दैट, बट वो मेरा शौक था। लेकिन आप उससे बोलें कि क्या मैं एकेडमिकली भी उतनी शार्प थी, या क्या मैं एकेडमिकली भी उतना ही पढ़ती थी, तो ऐसा कोई तुर्रम खा मैंने काम मैंने नहीं किए, ठीक है? आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट आप कहें ना कि वो जो किताबें होती हैं ना, समहाउ वो जो स्कूल की किताबें होती हैं वो आपका इंटरेस्ट उनमें नहीं आता पढ़ने में। आज मुझे मज़ा आता है पढ़ने में। आज जब मैं 9th 10th की किताबें पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। NCERT की किताबें पढ़ो तो बहुत मज़ा आता है मुझे पढ़ने में। आज की डेट में जब मैं सोशल स्टडीज़ की आप लोगों की किताबें उठा के पढ़ती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। उस टाइम पर जब मैं पढ़ रही थी ना, उस टाइम पे वो इंटरेस्ट नहीं आता था मुझे, राइट? क्योंकि वो एक बर्डन था ना, मतलब वो चीज़ मुझे करनी थी, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ टास्क, ये जॉब है जैसे आप लोगों को लगता होगा, ठीक है? तो वो हम हटा देते हैं। जो चीज़ें हमें करनी होती है ना, फोर्स की जाती है हमारे ऊपर, या आपको मालूम होता है दैट समथिंग यू नीड टू डू, तो वो उस टाइम में मज़ा नहीं आता करने का, क्योंकि आपको मालूम है कि बॉस आपको करना है, मतलब वो तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपको करना है, तो वो जो कंपल्शन वाला फैक्टर होता है वो चार्म हटा देता है, ठीक है?
लेकिन हम बात कर लेते हैं कि उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको दौड़ने का शौक़ है या आपको रनिंग बहुत अच्छी लगती है तो आप रन कर लेते हैं, आपको कई माइल्स तक आप रन कर लेते हैं, आपको थकावट नहीं होती, आपको आप बाकी स्टूडेंट्स ज़्यादा आपको रनिंग या मैराथन दौड़ने का आपको शौक़ है। या अगर ये शौक़ नहीं भी है तो आपके कोई नेबर हैं जो कि ग्रोसरी का बैग ला रहे हैं और आप उनसे कहते हैं कि अंकल आंटी मे आई हेल्प यू, मैं आपको ये ग्रोसरी का बैग लिफ्ट करने में मदद करूँ या मैं आपको घर पहुँचाने में मदद करूँ। सो दैट इज़ गिविंग यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज़ गिविंग यू अ सेंस ऑफ गुडनेस, आपको अच्छा लगा कोई काम करके, राइट। तो ये जो है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। गॉट इट? Intrinsic motivation is doing something because it feels good to you. You feel internally rewarded for doing it, says Clark. In a job, this can be doing work that feels purposeful, enjoying time with your teammates, or achieving goals you've set for yourself, right? So exactly what I mean to say is कि वो काम है जो आप अपने मन से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं और अपने दिल से करते हैं, राइट? इस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको लगे कि यार ये मेरे ऊपर बोझ की तरह डाल दिया गया है, मुझे बाहर से जो है प्रेशराइज किया जा रहा है या मुझे समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी अपनी माइलस्टोन है जो आप अचीव करना चाहते हैं, अपना बार ग्राफ है जो आप बढ़ाना के चाहते हैं। यू आर रेजिंग अ बार फॉर योर सेल्फ, राइट? इट इज़ गिविंग यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि यार आज मैं यहाँ तक पहुँच गया, अब नेक्स्ट, जैसे गेम्स खेलते हैं ना अपन, लेवल्स क्रॉस करते जाते हैं, राइट? तो वो कोई गेम खेलने के लिए आपको कोई ये मोटिवेट नहीं कर रहा है बाहर से कि यार तुम्हें किया तो तुम्हें कोई अवार्ड मिलेगा, है ना। आप क्यों करते हैं कि आपको खुद लगता है कि यार मैंने ये अचीव कर लिया लेवल, और मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ आ जाऊँगा, अब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ करूँगा, ये ना वो अंदर से एक वो जो भूख होती है ना आगे पहुँचने की, जिसको आप कह सकते हैं कि 99 का फेर एक पैसों के फन्ने में बोला जाता है ये तो, कि इंसान चाहता है कि 99 का फेर जो है ना, कि आपको लगता है बस किसी तरह ये 100 हो जाए। ये 99 का जो फेर होता है ना, इसमें इंसान पड़ा रहता है। वो पैसों का कमाने के मामले की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन वो 99 का फेर ज़िंदगी में बहुत सारे मामलों में होता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है ना, कि जो चीज़ आपको अंदर से कह रही है कि यार मुझे अपने देश के लिए मेडल जीतना है, या मुझे इसमें ऐसा करना है, या मुझे ओलंपिक का मेडल लाना है, या मुझे एज अपने आप को दुनिया का बेस्ट फोटोग्राफर बन के दिखाना है, या मुझे बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी चाहिए, या मुझे बेस्ट डिबेटर बनना है, या मुझे बेस्ट आना है एलिक्यूशन में, या मुझे टॉप करना है, या मुझे 12th में टॉप करना है, या मुझे कुछ भी यार, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन से कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, whatever you're trying to put, whatever the goals that you're trying to make, जो आपको लगता है कि भाई ये अगर मैं कर लूँगा तो मेरा जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा, है ना। वो जो चीज़ होती है ना, वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वो आपको अंदर से पुश कर रही है, वो आपको अंदर से बता रही है कि आपको कहाँ पहुँचना है और आप कहाँ जाके लैंड करना चाहते हैं। यू आर पुशिंग योर ओन माइलस्टोन्स, यू आर कंपीटिंग विथ योर ओन सेल्फ, एंड यू वांट टू बी योर बेस्ट वर्जन। व्हेन यू वांट टू बी योर बेस्ट वर्जन, it is your effort at trying to be your best version। आप अपना बेस्ट वर्जन देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? यू वॉन्ट टू बी बेस्ट ऑफ वॉट यू कैन बी। आप किसी से compete नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई आउटकम नहीं है, राइट? तो ये चीज़ हो सकती है जो कि आपने अपने लिए जो गोल सेट किया है वो उसके करीब जाने में आपको मदद कर रहा है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर आप कैप्टन हैं स्कूल टीम के, ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने स्कूल टीम के कैप्टन हैं और आप अगर बात करते हैं कि अगर आपको जेन्युइन सेटिस्फैक्शन मिलता है किस चीज़ से, फ्रॉम बीइंग एबल टू हेल्प टीममेट्स अप देयर गेम इन अ वे दैट बेटर्स देयर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, और यू आर अ हेड ऑफ द कल्चरल सोसाइटी हू एंजॉयज ब्रेनस्टॉर्मिंग न्यू आइडियाज अबाउट द स्कूल एनुअल डे। ये मैं आपको बताऊं कि आपको लगेगा कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है, अक्सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक काम करते हैं लेकिन उसमें से कुछ होते हैं, चुनिंदा होते हैं जो कि ऊपर जाते हैं। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो फिल्में करते हैं, पर उसमें से एक शाहरुख खान निकलता है, या एक अमिताभ बच्चन निकलता है, या एक कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है जो कि उस लेवल पे पहुंच पाता है। या दुनिया में इतने लोग क्लासिकल डांस करते हैं, कोई एक बिरजू महाराज क्यों बनता है? इतने लोग वोकल सिंगिंग करते हैं, कोई एक लता मंगेशकर क्यों बनती हैं? इतने डॉक्टर्स हैं इंडिया में, कोई एक नरेश त्रेहान क्यों बनता है? इतने सारे लोग हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने लोग हैं जो इतना कुछ करना चाहते हैं, वो 2-3 नाम क्यों आते हैं? इतने सारे IAS ऑफिसर्स हैं, उसमें से 2-3 नाम, चाहे वो टीना दाबी का नाम क्यों आता है निकल के, या जिसमें आप बात करते हैं क्या नाम है उनका, देशमुख है कोई, उनका नाम क्यों आता है निकल के, राइट? क्योंकि किसी इंसान ने उतना अपना जी जान, अपना सब कुछ, अपना वक्त, दिल, दिमाग, सब कुछ उस काम में लगा दिया, 100% अपना सब कुछ उस काम को दे दिया जो वो आज करने आया है, राइट? उसने कभी ये नहीं सोचा, ये नहीं किया कि यार इस टाइम पे लोग तो इतना ही मेहनत करते हैं, मैं इतना एक्स्ट्रा माइल क्यों रन करूँ। व्हेन यू आर रनिंग दैट एक्स्ट्रा माइल ना,
तो वो चीज़ आपको आगे पहुंचा देती है दूसरों से। ऐसा क्यों होता है कि कुछ टीचर्स इतने सारे मोटिवेटर होते हैं, इतने सारे अच्छे टीचर्स होते हैं जिनके वीडियोस आते हैं, कोई एक क्यों होता है जो आपको बहुत ज़्यादा अलग लगता है या कोई इतना ज़्यादा नाम कमा लेता है? बिकॉज उस आदमी ने वो चीज़ की है, उसने वो चीज़ अचीव की है, वो अपने आप को उसने उस हद तक, उस लाइन तक उसने पुश किया है, उसने उतनी अपनी रातों की नींद गवाई है, उसने उतना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, वो एक्स्ट्रा माइल उसने रन किया है। दैट इज़ वाई इट हैज़ टेकन दैट शेप। जब लोग कहते हैं ना, मैंने उसमें बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि when he worked by day and toiled by night, he gave up play and all delights, राइट? कि जब उस आदमी ने पूरे दिन मेहनत की, पूरी रात वो लगा रहा, he gave up play, जब वो खेलने जाना चाहता था, उसके साथ वाले दोस्त खेलने जाना चाहते थे और वो खेलने नहीं जा पाता था क्योंकि उसको उस काम को करना था, and gave up play and all delights, तो जो चीज़ें उसको खुशी देती थी, मतलब उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, उस उम्र में वो अपने काम में लगा रहा, अपनी जो भी उसके स्किल्स थी उसको होन करने में लगा रहा। तब आप कहते हैं ही गेव अ प्ले इन ऑल डिलाइट, हार्ड बुक्स ही रेड, न्यू थिंग्स ही लर्नड, उसने हार्ड किताबें उसने पढ़ी, नई चीज़ें उसने सीखी, उसने सब कुछ किया जो कि उसके स्किल्स को होन करने के लिए इंपॉर्टेंट था। एंड उसमें सीधी बात ये थी, एंड व्हेन ही वन, ये सब कुछ करने के बाद उसने अपना पूरा लेबर, अपनी पूरी, जिसको आप कहते हैं अपनी लाइफ की प्राइम टाइम जब उसने उस चीज़ में लगा दी है, उसके बाद जब वो जीता, एंड व्हेन ही वन, वर्ल्ड कॉल्ड इट लक। ठीक है, ही टॉयल्ड देयर विथ फेथ एंड प्लक, ही टॉयल्ड ऑल वे विथ फेथ एंड प्लक, मतलब आपने वो लगा रहा, 10 बार गिरा उसके बाद वो उठा फिर चला, 10 बार गिरा फिर उठा फिर चला, ठीक है, वो सब कुछ उसने किया, वो लगा रहा अपनी फेथ और प्लक, एंड ही जस्ट फेथ एंड प्लक, एंड व्हेन ही वन, और जब वो अंत में जीता, लोगों ने कहा कि तो खुशकिस्मत था, ही दे कॉल्ड इट लक। समझ में आया आपके? दुनिया में लक जो है ना बहुत माइनर रोल प्ले करता है। मेहनत जो होती है ना इंसान की, जिसको आप कहते हैं ये हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, तो ये जो है ना, जो मेहनत कश जो आदमी होता है ना, ये बहुत अच्छी, इसमें अगर आप दुनिया के लोगों की कोटेशंस देखेंगे, आप लोग दुनिया का इतिहास उठा के देखेंगे, तो आपको ऐसे लोगों की कहानियाँ पता चलेंगी जो 1000 बार फेल हुए, 1000 बार गिरे और फिर खड़े हुए। आपने अब्राहम लिंकन की अगर लाइफ सुनी है, हिस्ट्री सुनी है, उस आदमी की लाइफ was completely in the turmoil. That was a story of failure which happened again and again and again and again. And yet when he won, he became the president of the United States of America. या हम KFC का वो खाते हैं, KFC का बर्गर सबको बहुत पसंद है, राइट? KFC सब लोग जाते हैं, कैंटकी फ्राइड चिकन, आपको कर्नल सॉन्डर्स का नाम बच्चा जानता है आज की डेट में। आपको मालूम है जब वो अपनी रेसिपी लेके गए थे, जब उनके पास, ही वॉज अ फेलियर ऑल थ्रू हिज लाइफ, और जब उनकी लाइफ में उस एज में जाके जब लोग रिटायर हो जाते हैं, आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, उस ज़माने में ही वॉज कम्प्लीटली ब्रोक, राइट? और फिर वो कुछ करना चाहते थे, उनको कुछ भी याद नहीं था, उनको अपनी माँ की बनाई हुई एक रेसिपी याद थी जो उनकी मदर फ्राइड चिकन की बनाया करती थी, एंड ही ट्राइड टू सेल दैट रेसिपी टू मेनी पीपल, एंड एवरीवेयर ही फेल्ड। मतलब ही फेल्ड हाउ मेनी टाइम्स, यू नो दैट? ही फेल्ड इतनी जगह से, इतने रेस्टोरेंट्स ने उनकी रेसिपी को फेल कर दिया। आप कितनी जगह ट्राई करते हैं और आप कह देते हैं कि यार मैंने तो बहुत ट्राई किया और हो नहीं रहा। 1009 रेस्टोरेंट्स ने उनकी रेसिपी को फेल कर दिया था, राइट? और उसके बाद ही डिड नॉट गिव इट अप, उन्होंने उस चीज़ को किया, और आज दुनिया में पूरे कोने कोने में दुनिया के KFC की ब्रांचेस हैं, राइट? आप अगर बात करते हैं, आपको मालूम है एडिसन कितनी बार फेल हुए जब वो बल्ब बनाना चाहते थे, या आपको मालूम है कि हम कितने बड़े बड़े लोगों का नाम मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप बात करते हैं, आज हैरी पॉटर आप लोग पढ़ते हैं, आपको मालूम है कि उसकी जो राइटर हैं वो कितनी जगह अपना स्क्रिप्ट लेके गई, मैन्यूस्क्रिप्ट, और कितने लिटरेरी एजेंट्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया। या टाइटैनिक जब बनने वाली थी तो कितने लोगों ने, उससे पहले लियोनार्डो डिकैप्रियो को कितने लोगों ने रिजेक्ट किया था, दैट यू आर वेरी चॉकलेटी लुकिंग एंड यू आर वेरी यंग लुकिंग एंड यू कैन नॉट बी एन एक्टर। या माइलन स्ट्रीप की अगर बात करते हैं तो उनको कितनी जगह पे रिजेक्शन मिला, और उनसे कितने बार ये मुंह पे बोल दिया गया कि आप कभी एक्टर नहीं बन सकते, डू नॉट इवन ट्राई, डू नॉट इवन गिव इट अ थॉट। या अगर आप अमिताभ बच्चन की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन को उनकी बैरिटोन वॉइस की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था, यू नो दैट, और आज अमिताभ बच्चन की वॉइस को दुनिया मानती है। या शाहरुख खान को फॉर ऑर्डिनरी लुकिंग फेस रिजेक्ट कर दिया गया था, एंड ही मेड इट हिज USP। क्या बना उनका USP? दैट ही लुक लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर, राइट? और वो फिर
शाहरुख खान जाके बने. What I am trying to give you, or what I am trying to explain to you is, when you are giving it your best shot and you're not giving up on your dreams, जब आपको internal motivated है ना, आपको मालूम है कि यार ये चीज़ है और मैं इसको करके रहूँगा, जब वो जिद, वो जुनून इंसान में आता है ना, तो वो उसको कहीं ना कहीं पहुँचाता ज़रूर है, right? So what I am trying to explain here is that even if the world, you know, have उसको, दुनिया को आपसे दिक्कत है, दुनिया को आपसे परेशानी है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लेके मोटिवेटेड हैं और आप अपने आप को पुश करना चाहते हैं और आपको इस बात का विश्वास है कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना वो सही है और मैं यही करने के लिए जन्मा हूँ, वह आपको मोटिवेट करेगा और उससे बड़ा मोटिवेटर कुछ भी नहीं होता, राइट? यू विल ऑलवेज अप योर गेम एंड समटाइम्स दैट मोटिवेशन कुड बी बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स. आप ये हो सकता है कि आप एक कैप्टन हैं, आप एक अपने स्कूल कैप्टन हैं और आप अपनी किसी बहुत ऐसा कोई फ्रेंड है या आपका कोई टीम मेट है जो इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, जो बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है, जो उतना अच्छा गेम नहीं खेल पा रहा है, लेकिन क्योंकि आप टीम कैप्टन हैं एंड यू वांट दैट प्लेयर टू गिव हिज बेस्ट एंड यू ट्राइंग टू, यू नो, अप हिज गेम, और आप उसको समझा रहे हैं कि भाई तू ऐसे नहीं ऐसे खेल, या तू ऐसा शॉट नहीं ऐसा शॉट मार, या यू आर ट्राइंग टू, यू नो, रियली जेन्युइनली हेल्प समबडी आउट देयर. जब आप वो चीज़ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है एंड यू आर जेन्युइनली फीलिंग गुड अबाउट इटसेल्फ, और वो चीज़ उसको लाइफ में कहीं आगे ले जा रही है. सो दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ पर्पस, दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो दैट इज ऑल्सो एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन. या अगर आप कल्चरल सोसाइटी के हेड हैं, आपके स्कूल में अलग अलग सोसाइटीज़ होंगी, अगर आप उसके हेड हैं और आप क्या काम कर रहे हैं, आप सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि आप, यू नो, एक कोई नया आइडिया, एक वो आदमी होता है कि यार हेड है, उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है ना, हर साल जैसा होता है एनुअल फंक्शन, इस साल भी वो एनुअल फंक्शन वैसा हो जाएगा, 4 डांसेस कर लेंगे, कंपेयरिंग के लिए फला फला को बुला लेंगे, ख़त्म. ऐसा होता है, 4 डांस कर लेंगे, एक डिबेट ड्रामा टाइप का कुछ कर लेंगे, हो गया ख़त्म. 2-3 पीसेस कर लेंगे, 2-3 जो है फिलर्स डाल देंगे, बात ख़त्म, राइट? अगर एक ये अप्रोच हो सकता है चीज़ों को देखने का, और एक ये अप्रोच हो सकता है कि आप ये सोचें कि यार ये जो एनुअल फंक्शन है ना, ये मतलब बेस्ट होना चाहिए, इतिहास का मतलब इस स्कूल का ना, हिस्ट्री का बेस्ट होना चाहिए, लोगों को 10 साल तक याद रहना चाहिए कि ऐसा भी कोई एनुअल फंक्शन हुआ था. एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू, यू नो, ब्रेन स्टॉर्म कि यार कोई सही आइडिया आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए, मतलब हर एक पीस जो होना चाहिए ना इसका एक्सेप्शनल होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल धमाकेदार हो. एंड यू आर ट्राइंग टू ब्रेन स्टॉर्म, आप अपने टीम मेट्स के साथ काम कर रहे हैं एंड यू जस्ट वॉन्ट कि यार इट शुड बी जस्ट ग्रेट, एवरीबडी शुड जस्ट रिमेंबर दिस एंड आई वॉन्ट टू पुट द बेस्ट फुट अहेड, और मैं सबको, you know, I will get the best people on work and I will, you know, push myself to deliver to it. तो ये जो है ये भी आपका बेसिक मोटिवेशन है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. Many people find it harder to identify sources of motivation in this bucket, who actually enjoys running or spending 40 hours a week sitting on the desk. Obviously, कई बार आदमी को लगता है कि यार कौन आदमी है, कौन वो महानुभव है जिसको 40 घंटे डेस्क पे बैठ के पढ़ना होता है. तो वो लोग जो पढ़ते हैं ना 40 घंटे डेस्क पे बैठ के, या जो 40 घंटे मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पसंद होता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो चीज़ उनको कहाँ पहुँचाएगी. दे नो वेयर दे आर गोइंग टू, दे, उनको अपनी मंजिल पता होती है. जिनको अपनी मंजिल पता होती है ना, वो लोग, दोस्त अक्सर अपनी राहें चुन लेते हैं. ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे कि देयर इज सम कन्विंसिंग एविडेंस टू एनकरेज अस ऑल टू आइडेंटिफाई अ सोर्सेज ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. दो, इन द स्टडी ऑफ 14 years ऑफ डेटा, 14 साल का एक डेटा है, रिसर्चर्स लुक्ड एट द मोटिवेशन एंड आउटकम ऑफ मोर देन 10,000 इनकमिंग कैडेट्स एट वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकेडमी. इसमें एक रिसर्च की बात हो रही है जिसमें बेसिकली 14 साल का डेटा अक्यूमुलेट किया गया है, और बात हो रही है रिसर्चर्स ने किसको देखा है, मोटिवेशन को और आउटकम को, किसके, 10,000 जो इनकमिंग कैडेट्स थे, कहाँ पे, वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकेडमी के. और उसमें क्या देखा गया, व्हाट दे फाउंड वाज द कैडेट विद प्राइमरली इंटरनल मोटिव्स वर अबाउट 20% मोर लाइकली टू मेक इट थ्रू ट्रेनिंग देन द एवरेज. मतलब वो जो लोग थे वो 20% जो कि लोग इंटरनली ड्रिवन थे, अपना, क्योंकि उनका रीजन था, उनकी वजह थी, वो बनना चाहते थे, इस वजह से अगर वो आए थे वहाँ पे, तो वो 20% उनका जो आउटकम रेशियो था, वो 10-20% जो लोग थे वो ज़्यादा थे उन लोगों के बनस्बत जो वहाँ पे भेजे गए थे या किसी वजह से वहाँ पे आए थे. पीयर प्रेशर पे भेजे गए थे, घर वालों ने भेजा था, व्हाटएवर, XYZ जो भी रीज़न था, जो एक्सटर्नली ड्रिवन लोग थे उनसे ज़्यादा जो इंटरनली ड्रिवन 20% लोग थे उनके पास ज़्यादा मोटिवेशन था. प्लस दोज विद एक्सटर्नल मोटिवेशन हैड अ 10% लोअर चांसेस ऑफ स्टकिंग विद मिलिट्री करियर्स एंड 20% लोअर चांस ऑफ बीइंग प्रमोटेड अर्ली. मतलब इसमें से भी आप क्या समझ गए कि 20% जो थे वो ट्रेनिंग से ज़्यादा, वो लोग एवरेज से ज़्यादा उस पर टिके. उसके बाद जब आप बात करते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन का, 10% लोअर चांसेस थे. पहली बात तो आप ट्रेनिंग ख़त्म करके सर्विसेज में आने के ही आपके चांसेस कम थे, और उसमें से भी 20% आपके चांसेस जो थे वो लोअर हो गए प्रमोशन के. क्यों कम हुआ ये सब?
क्योंकि वो अंदर से आप करना ही नहीं चाहते थे, आपको अंदर से वो करने का मन ही नहीं था, आप तो किसी मजबूरी में या आपको सिर्फ एक रोजगार का साधन समझ के आप आ गए, वो चीज़ आपकी कॉलिंग नहीं थी, दैट वाज नॉट योर कॉलिंग इन लाइफ. So when you get that calling in life ना, just go for it man, just go for it, don't even think about it कि वो कैसे होगा क्या होगा. You know, I was just, कल मैं माधवन का इंटरव्यू सुन रही थी, माधवन द मैडी है ना, जिसमें आपने रॉकेटरी की है, एंड ही वाज टेलिंग इन दैट इंटरव्यू कि उनके फादर जमशेदपुर में टाटाज में जॉब करते थे, राइट. उनकी मदर एक बैंक में जॉब करती थी, उनकी दोनों सिस्टर्स जो थी बहुत एकेडमिकली बहुत साउंड थी, ही वॉज एकेडमिकली वेरी गुड, बट यू नो हिज फादर वॉज काइंड ऑफ टेकन अबैक एंड वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड व्हेन ही सेड दैट यू नो मैं, his father had this whole planned life कि भाई जमशेदपुर में काम है तो वहाँ पे जाके ये भी जो है बेटा जो है आगे बढ़ेगा एंड ये जो है यहाँ पे रहेगा और ये जो है ये भी इंजीनियर के तौर पे कंपनी को टाटास को ज्वाइन कर लेगा, ये उसके दिमाग में उनके दिमाग में क्लियर था. And he said that you know my father was completely taken aback when I said कि you know I don't want to do this अप्पा, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं अगले 30 साल अपनी ज़िंदगी के वैसे नहीं निकाल सकता जैसे you know आपने निकाले हैं. I respect you for what you do, but this is not what I am, this is not what Maddie is, so I want to be there and explore new things. His father was completely taken aback, he was like completely in shock कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ब्राह्मण, तमिलियन ब्राह्मण घर का बेटा जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है वो सर्विस क्लास का बच्चा, जिनके माँ बाप को उसने यही करते हुए देखा, फिल्म दूर दूर तक कहीं नहीं था. तो फर्स्ट ही काइंड ऑफ थॉट दैट यू नो तुम्हारे दोस्त यार जो है तुम्हें बिगाड़ रहे हैं और तुम यहाँ बाहर की हवा तुम्हें बहुत लग गई एंड स्टफ लाइक दैट. फिर उसने ये समझाया दैट यू नो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त यार मुझे बिगाड़ रहे हैं. इनफैक्ट अगर मुझे ये करना होता कि अगर मैं इन्फ्लुएंस हो रहा होता दोस्तों यारों से, तो एवरीबडी इज डूइंग इंजीनियरिंग एंड एवरीबडी इज हैज पर्सपेक्टिव उसको अपने फादर को ज्वाइन करना. लाइक आउट ऑफ लाइक 10 फ्रेंड्स आई हैव 8 का यही मोटिवेशन है, बट अगर मैं उनकी सुन रहा होता अप्पा तो मैं वही करना चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि ये मैं नहीं हूँ. And his father was so shattered that you know he said that my father said those words to me that stayed with me, and he said कि I don't know what I have done wrong with you, and he said you know मेरे तीनों बच्चों में मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत कर दिया तुम्हारी परवरिश में कि तुम ऐसे निकल गए हो. And he said that you know it hit me so hard, but now when I do it, जब मैंने अब किया, जब मैंने अब जो मैं कर रहा हूँ, माई फादर इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी, बट उस टाइम पे इट वॉज सच अ टफ टास्क टू कन्विंस हिम दैट दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू एंड दिस वॉज माई कॉलिंग. सो वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, जब आप अपनी कॉलिंग को पैशनेटली परस्यू करते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि मैंने ये गोल देख लिया और मैं जाऊँगा. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू इट, यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग फॉर इट. आपको अपने आप को उस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा, आपको अपने आप को उस तरह से जो चीज़ें उसमें करने की जगह है, जो चीज़ें करनी है, द ब्लॉक्स शुड फॉल इन द राइट प्लेसेस, राइट. मतलब आपको सिर्फ ये नहीं है कि यार मुझे तो एक्टर बनना है, मुझे तो एक्टर बनना है, मुझे तो एक्टर बनना है. यू हैव टू वर्क एट इट फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, यू हैव टू वर्क एट इट. आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको उस जर्नी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, बी इट एनीथिंग इन लाइफ, राइट. सो अगर आपकी कोई कॉलिंग है, सो बी मोटिवेटेड फॉर दैट कॉलिंग, बट ऑल्सो ट्राई टू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू इट. आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना है. आपको, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, आप बहुत अच्छा गाना नहीं गाते, 4 लोगों ने आपको उससे तारीफ़ कर दी और आपको लग रहा है म्यूज़िक इज़ माई पैशन, म्यूज़िक इज़ माई पैशन, म्यूज़िक इज़ माई पैशन, और आप सोचते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के वो कर लूँ. दिस इज़ नॉट राइट. यू हैव टू हैव अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग कि भाई दुनिया में आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. जैसे मैंने लता मंगेशकर का आपको एग्जाम्पल दिया, राइट. अब बात ये होती है कि उसमें एक बहुत फेमस, जब लता मंगेशकर जी की डेथ हुई तब एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं जो कि पाकिस्तान में थे, उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ अगर आपने सोचा तो. जब उनसे पूछा गया था कि आप आप जब सर्जरीज करते हैं या आप इतने फेमस डॉक्टर हैं, आप सर्जरीज करते हैं, वो HOD हैं वहाँ के मेरे ख्याल से कराची के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उसका, और उनका वीडियो वायरल हुआ था. उनसे पूछा गया कि आप क्या कौन आपका जो रोल मॉडल है वो कौन है, आपके दिमाग में कौन सा. एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि वो किसी बहुत बड़े डॉक्टर का या बहुत बड़े फिजिशियन का नाम लेंगे. एंड ही सेड आई एम, अगर मैं रोल मॉडल की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में रोल मॉडल जो आती हैं वो लता मंगेशकर आती हैं. और उनके जो स्टूडेंट्स थे या जो उनका इंटरव्यू लेने आए थे वो काइंड ऑफ बहुत वो हो जाते हैं कि लता मंगेशकर वो तो एक गायिका है, आप सर्जन है, लाइक क्या लेना देना है, लाइक हाउ इज इट इवन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. एंड ही सेड व्हाट, वो गायिका है लेकिन
बात यह है कि जिस डेडिकेशन से वो गाती हैं, जिस डेडिकेशन से वो अपनी आत्मा, अपना दिल, अपना दिमाग, अपना सोल उस चीज़ में डाल देती हैं जो वो काम कर रही हैं, अगर हर व्यक्ति अपना काम उसी शिद्दत से, उसी मोटिवेशन से, उसी तरह से करे कि वो अपना सब कुछ उस चीज़ को दे दे, राइट, तो वो उस काम में फेल हो ही नहीं सकता। दैट इज़, वो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो किसी चीज़ को परस्यू कर रहा है। वो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, कि वो साइंटिस्ट है, कि वो मेरी तरह डॉक्टर है या इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है या टीचर है। अगर वो अपने आप को उसी तरह उसी लेवल पे डेडिकेट कर देता है जैसे लता मंगेशकर गाना गाती हैं, जितना उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है म्यूज़िक को, तो बिल्कुल अपने उस मकाम में, अपनी फील्ड में वो ऊंचाई हासिल कर सकता है जो शायद उन्होंने अपने मकाम में, अपनी फील्ड में की है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि अगर आप किसी चीज़ को अपने मन से करते हैं तो यू विल रीच प्लेसेस, और अगर आप वो चीज़ें किसी और के कहने पे या किसी दबाव में करते हैं तो मे बी यू विल रीच प्लेसेस बट नॉट टू दी हाइट्स वेयर यू शुड हैव बिन, राइट। तो वो एक रीज़न है। इसके बाद जब मैं बात करती हूँ, just because you don't immediately see the connection with your own job doesn't mean it doesn't exist. Step back and take a look at the role you perform each day and look for the sources of reason and purpose, success and purpose. For example, when you grow up and say you likely join a marketing company, you may not much care about the product your company is selling or find satisfaction in the fielding phone calls, but as a customer service rep, you can focus on feeling good about people you were able to help throughout the day and use that source as a motivation to keep working hard. Again, आप मोटिवेशन किस जगह से ढूंढते हैं ना, ये अगेन आपके ऊपर है, ये सब कुछ आपके ऊपर है कि अगर आपने एज आगे बढ़ के अगर आपने कोई मार्केटिंग, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे हैं, एंड व्हाट आई मीन टू से इज आई एम सेइंग कि आप अपनी कॉलिंग की तरफ जाइए। आपको लग रहा होगा कि मैं कॉलिंग की बात कर रही थी और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव पे आ गई, बट उस कॉलिंग पे पहुंचने के लिए देयर जर्नी दैट यू हैव टू टेक। आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है, आपको बहुत चीज़ों का इंतजार करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं इन द वे, राइट। एंड इट इज़ अबाउट इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड मोटिवेशन, वट एवर इज ट्राइंग टू मोटिवेट you, try to find that calling, that motivation and that spare, इन छोटे से स्पेयर में अगर वो आपके लिए it is not the best of the job that you're doing, but still उसमें मोटिवेशन ढूंढिए, because you know, as again I would say there's a, मेरे ख्याल से बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट है या किसका है, मुझे exactly नाम याद नहीं है, but when he said that you know every time that you do a job, even if it is about cleaning a floor, अगर आप even if it is like that you're sweeping a floor, and every single man on earth and heaven should bloody stop there and see that here is a man who did his job well. मतलब वो आप ऐसे काम कीजिए, अगर आपको झाड़ू भी लगाने का काम मिला है ना, तो वो काम भी आप इतने परफेक्शन से कीजिए, अपना उस टाइम पे 100% देके कीजिए कि वो सामने वाला बिल्कुल वैसे जैसे शेक्सपियर जो है वो ड्रामा लिखता था या माइकल एंजेलो जो है वो पेंटिंग करता था, कि हर आदमी आता जाता उस रोड पे रुके और देखे और कहे कि यहाँ पे एक आदमी है जिसने बहुत अच्छे से अपना काम किया है, राइट। सो इट इज़ अबाउट द मोटिवेशन दैट यू आर ड्राइविंग फ्रॉम समवेयर और द अदर। इट इज़ अबाउट आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है वो आपको पहचानना है। अब जब मैं फैमिली की बात करती हूँ, थर्ड जो मोटिवेशन है, मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू प्रोवाइड फॉर योर लव्ड वंस, मतलब सबसे बड़ी बात कि आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ, फाइंडिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन इजंट ऑलवेज ईजी, स्पेशली फॉर दोज ऑफ अस हु आरंट पैशनेट अबाउट अ वर्क। लकली देयर इज अ वे टू कॉम्पनसेट, थिंक अबाउट योर फैमिली। दिस इमर्ज एज अ थर्ड सोर्स ऑफ मोटिवेशन, प्रूवन टू द स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इवन फॉर दोज हु डू नॉट फील इंट्रिंसिकली एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू डू समथिंग। ये जो मतलब समझ में आया ना कि कई बार फैमिली इज द स्मॉलेस्ट बट परहैप्स द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट टू मेक यू डू समथिंग। आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ एक बच्चे की जो रोज़ फुटबॉल खेलने लाता था, उसके फादर उसको फुटबॉल खिलाने लाते थे, वो रोज़ खेलता था फील्ड पे, लेकिन ही वुड डू एन एवरेज जॉब एंड गो बैक, राइट। वो हमेशा उसके फादर आते थे, बैठते थे उसके साथ, वो फुटबॉल खेलता था एंड ही वुड डू एन एवरेज जॉब एंड ही वुड गो बैक, राइट। ये चीज़ होती थी। एक दिन 2-4 दिन वो बच्चा नहीं आया, कोच को लगा कि यार ठीक है, एवरेज सा स्टूडेंट है, फादर के साथ आता है अपने, उसके फादर बैठे रहते हैं, कुछ बोलते करते कुछ भी नहीं है, ये गेम खेलता है, ठीक ठाक एवरेज परफॉर्म करता है, चला जाता है। 3-4 दिन वो घर नहीं आया, 3-4 दिन वो कोचिंग पे नहीं आया, 3-4 दिन वो फुटबॉल खेलने नहीं आया। एक दिन वो आया तो उस बच्चे के फादर नहीं रहते, वो जो कोच रहता है वो देख लेता है, वो बच्चा बहुत अच्छा खेलता है उस दिन, मतलब ही प्लेज हिज बेस्ट गेम दैट डे। उसने जितना अच्छा, मतलब उसने अपने पूरे टूर्नामेंट में कभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना अच्छा वो उस दिन परफॉर्म करता है। और उस दिन उसका जो कोच है उसको ले जाता है साइड में, वो बोलता है कि यार बेटा टेल मी वन थिंग, दैट एवरी डे आई वुड सी दैट योर फादर वुड कम हियर एंड यू नो यू वुड प्ले जस्ट एन एवरेज गेम एंड दैट वाज ओके एंड यू वुड गो विथ हिम।
आज यू प्लेड योर बेस्ट गेम एंड योर फादर वॉज नॉट हियर, सो वॉज ही काइंड ऑफ वो आपको फोर्स करके लाते थे, या कोई बात थी, या वाई इज इट सो, या इट इज़ जस्ट के कोइंसिडेंस है कि आज तुमने इतना अच्छा खेला और तुम्हारे फादर नहीं थे. सो ही सेड सर, आई ऑलवेज वॉन्टेड माई फादर टू सी माई गेम. मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पिता मेरा गेम देखें, और मैं हमेशा बहुत परेशान रहता था उनके लिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे. एंड माई फादर वॉज ब्लाइंड, वो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे. टुडे इज़ द फर्स्ट डे माई फादर, ही पास्ड अवे येस्टरडे, एंड टुडे इज़ द फर्स्ट डे माई फादर इज़ एक्चुअली वॉचिंग मी प्ले फ्रॉम अबव. उन्होंने कहा कि मेरे पिता का देहांत हो गया कल, और आज पहला दिन है जब वो मुझे ऊपर से मुझे खेलते हुए देख रहे हैं. राइट, तो वो जो मोटिवेशन था उसके लिए, उसकी वजह से ही वॉज एबल टू परफॉर्म द बेस्ट. तो परिवार जो होता है ना, कई बार फैमिली जो होती है बहुत अच्छा मोटिवेशन होती है. इसमें एक और मैं आपको स्टोरी बताती हूँ. ये मैं अभी कोई कल परसों मैं फिर इंटरव्यू देख रही थी, उसमें नाम बोल रही हूँ मैंने कहा, नवनीत सिकारिया या सिकारिया, ऐसी कुछ सरनेम है उनका, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा. उसमें आपने अभी भौकाल जो सीरीज़ आई है वो आपने देखा होगा. नवनीत सिकारिया जो हैं, नाम शायद सरनेम मैं उनका गलत ले रही हूँ, यूपी के अभी एडिशनल डीजी हैं, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं अभी वो यूपी के, और 1996 के कैडर के आईपीएस हैं वो. उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई कि वो रुड़की आईआईटी से वो इंजीनियरिंग कर रहे थे. उनके पिता जो थे, उसमें भौकाल सीरीज़ उनके ऊपर बनी है, और उसमें इसको दिखाया भी गया है कि उनके पिता की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जाती है. उनके पिता को बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है. पुलिस स्टेशन में जब वो जाते हैं तो इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है कि उनके बच्चों के सामने उनके मुंह पे पेपर फेंक दिए जाते हैं. और इतना ज़्यादा वो उनके पिता जो हैं वो इस चीज़ से टूट जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिससे पूरी ज़िंदगी बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से, बहुत इज्जत से नौकरी की, उसके बच्चों के सामने उसकी इतनी बेइज्जती होती है, और पुलिस वाला उसको उनको बहुत नीचा दिखाता है और दुनिया भर की उनको बातें बोलता है, बहुत गलत और बहुत ही अभद्र व्यवहार उनके साथ करता है. और ये बेटा जो रहता है, जो आईआईटी रुड़की से आया रहता है छुट्टी में, वो उसके पिता बोलते हैं कि देखिए, आप अगर मेरा काम नहीं कर सकते तो मेरी बेइज्जती भी मत कीजिए. मेरा लड़का मेरे साथ आया हुआ है, ये भी आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग कर रहा है. तो वो जो पुलिस वाला रहता है, बहुत घमंडी पुलिस वाला रहता है, और वो कहता है कि आया होगा, ऐसे तो 75 इंजीनियर घूमते रहते हैं मेरे आगे पीछे, इस तरह की कोई बात कहते हैं. और वो नवनीत जी कहते हैं कि वो चीज़ मेरे अंदर इतनी गहरी चुभी कि मेरे पिता को, मतलब अगर मैं अपने पिता को ज़िंदा देखना चाहता हूँ, या अगर मैं उनके अपमान का बदला लेना चाहता हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं आईआईटी रुड़की करके मैं शायद कुछ और करता. मैंने आईआईटी रुड़की पास की, और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे एक पुलिस अफसर बनना है, और मुझे एक बहुत बेहतर पुलिस अफसर बनना है, और एक बहुत बेहतर समाज की नींव रखनी है. और मुझे उस पुलिस वाले को ये दिखाना है कि जो उसका व्यवहार था वो बहुत मेरे जैसे 75 उसके आगे पीछे नहीं घूमते. और फिर कहते हैं मैंने आईपीएस की तैयारी की, मैं मंदिर जाता था, बैठता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था यूपीएससी के बारे में भी. मैं वहाँ पे बैठा, और मेरे अंदर बस एक शक्ति थी कि मुझे लगता था कि मेरे पिता के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, उनकी जो बेइज्जती की है, मुझे उसका बदला लेना है. और सिर्फ वो मोटिवेटिंग फैक्टर था जिसकी वजह से वो आईपीएस बने, और इतने सफल आईपीएस बने कि आज की डेट में वो यूपी के एडिशनल डीजी हैं, और उसके अलावा उनके ऊपर एक पूरी की पूरी पिक्चर बनी है, पूरी की पूरी वेब सीरीज बनी है भौकाल करके. So what I'm trying to tell you is sometimes the family is the kind of a motivation that you're looking for. कई बार आपके परिवार में कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, परिवार आपके लिए कई बार वो चीज़ कर देता है जो बाकी पूरी दुनिया की कोई मोटिवेशन आपके लिए नहीं कर पाता. Right? A new study published in the Academy of Management journal looked at a group of factory workers whose job entailed performing the same mundane task day after day without any reward for good performance. You'd think in the absence of both an intrinsic and extrinsic motivator, the worker would have little incentive to work hard in their role, but what the researchers found was the same people who lack both kind of motivation is still spurred on by the factor called family motivation. हर वो व्यक्ति जो कि वहाँ पे काम कर रहा था, उसके पास ना कोई इंटरनल मोटिवेशन था ना एक्सटर्नल था, लेकिन उसके पास एक था कि उसको अपने परिवार को सपोर्ट करना है, उसको अपने परिवार को चलाना है, उसको अपने घर को चलाना है. वो उसका मोटिवेशन था जिसने हर उस वर्कर को जो उस फैक्ट्री में काम कर रहा था उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. तो कई बार परिवार जो होता है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है. अगर हम ये बात कर रहे हैं, those who identified with the statement I care about supporting my family felt more energized and performed better each day even when they didn't find the work enjoyable and had no financial incentive to perform it. तो हर वो व्यक्ति जिसको लगता था कि मुझे अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे से अच्छी जगह पे भेजना है, मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है, उसके पास उसने अपने काम में जो फोकस किया वो उस इंसान के हिसाब से बनस्बत बहुत ज़्यादा था जो कि इंटरनल और एक्सटर्नली मोटिवेटेड था. इस आदमी के पास कोई मोटिवेशन नहीं था सिवाय फॉर द लव ऑफ हिज फैमिली. राइट, एंड बिकॉज फॉर द लव फॉर हिज फैमिली ही वॉज एबल टू push his boundaries and do and give his best shot. Family motivation can relate to both intrinsic and extrinsic motivation.
If family is the top value of yours, then your family can serve as an intrinsic motivator. If your family pressures or obligation, then that's an intrinsic motivator. ये extrinsic motivator ये क्लार्क का कहना है. अब इसका मतलब ये है कि अगर आपका परिवार आपके लिए बहुत मायने रखता है, आप उनको बेहतर करना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेटर का काम करेगा. और अगर आपकी फैमिली या आपके पेरेंट्स या घर वाले आपके ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें तो इंजीनियर बनना ही है और हमारे तो खानदान की इज्जत का सवाल है और हमें तो आर्किटेक्ट बनना है और ये करना है वो करना है, व्हाटएवर जो भी है, तो कई बार अगर वो आपको प्रेशराइज करते हैं या आप उनको ऑब्लिगेट करने के लिए कुछ करते हैं, ऑब्लाइज करने के लिए, तो वो एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का हिस्सा बनता है. बट फैमिली मोटिवेशन डज अ बिगर जॉब. As organizational psychologist Nick Tesler says, every job, whether you're washing dishes or performing kidney surgeries, provide us with the opportunity to affirm identities as capable, respectable individuals upon whom the most important people in our lives can rely. तो ये जो चीज़ है ना, कि वही वाली बात हो गई कि जो भी काम कर रहे हैं ना, भले ही आप किडनी सर्जन हैं या फिर आप कहीं पे कपड़े धोने का या आप बर्तन साफ करने का काम करते हैं, अगर वो काम आप बेहतर तरीके से करते हैं, तो दैट विल टेक यू टू प्लेसेस और आपको दूसरों के से ज़्यादा वो 100% आपको वो अबव एज देगा. हो सकता है कि आप बर्तन धोते धोते आप कोई उसके मालिक नहीं बन जाएंगे उस जगह के, लेकिन बाकी जितने वर्कर्स हैं उसमें आपको अबव एज जरूर मिलेगा. राइट. सो आई होप इन द एंड दैट यू स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज थ्रू. आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा बहुत लंबा टॉपिक था, बट आई होप आप इससे कुछ ले जाएंगे. देयर विल बी सम टेक अवेज. इसको अगर आप लेके जाएंगे तो कोई ना कोई चीज़ आपने ऐसी ज़रूर सीखी होगी जो आपके साथ लंबे अरसे तक रहेगी. और अगर एक भी चीज़ ऐसी है जो आपने सीखी है और जो आपके साथ बहुत लंबे अरसे तक रहेगी, सो आई विल फाइंड माई सेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन ओवर हियर. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि वो कौन सी बात है, कौन सी चीज़ है जैसे आपके दिल को छुआ. ठीक है. और आपकी लाइफ का इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर क्या है. ऑलराइट. नाउ अगर ये वीडियो छूट गया है, कहीं से कुछ रह गया है, पूरा नहीं देख पाए हो, तो यू नो व्हाट यू नीड टू डू. आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, magnetbrains.com पे. हमारे जितने भी सिलेबस कोर्सेज चलते हैं K-12 से लेके NTSC ओलंपियाड, आपको सब मिलेगा. ओलंपियाड आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉच नाउ का ऑप्शन आएगा. गो एंड क्लिक ऑन दिस. इसके साथ अगर आप खोलेंगे तो पूरा आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में सब कुछ मिलेगा. जैसे स्क्रॉल अप एंड यू विल फाइंड, यहाँ पे आपको लाइफ स्किल्स मिलेगा. इसमें आपको आज का वीडियो मिल जाएगा और भी जो वीडियोस हमने किए हुए हैं वो भी आपको यहीं मिलेंगे. ठीक है. इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं. पूरा देख सकते हैं, वेल एंड गुड. नहीं देख सकते हैं, जो चीज़ मिस हो गई है, जो चीज़ दोबारा सुनने का मन है, वो देख लीजिए, वो भी काफ़ी है. यूट्यूब तो आप लोग प्रो लोग हैं ही, चैम्प्स लोग. ठीक है. तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे चैनल पे होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा. कमेंट सेक्शन में आपको मुझे क्या क्या बताना है. कमेंट सेक्शन में मैंने आपसे दो चीज़ें पूछी थी. एक तो मैंने आपसे पूछा कि आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर क्या है, वो आप मुझे लिख के बताएंगे. एक मैंने आपसे पूछा था कि हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बीच का क्या डिफरेंस है, वो आप मुझे बताएंगे. और इस पूरे वीडियो में क्या आपके लिए सबसे अच्छा था या क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा छुई, आप मुझे वो भी बताएंगे. ठीक है. बाकी रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो फेसबुक पे और इंस्टा पे आपको मिल ही जाते हैं, इंस्टा हैंडल पे. और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. वो एकेडमिक कोई टॉपिक होगा. IGKO का एग्जाम आने वाला है. वी हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड आई होप यू आर really motivated now to do very well in the exam. Right. On this note, I will sign off. You take care of yourself. Thank you so much.